मैं वही था जिसके पीछे कॉलेज की क्वीन सालों तक भागती रही और मुझे कभी पा नहीं सकी। उसने 4 साल तक मेरा पीछा किया, मैंने 4 साल तक उसे रिजेक्ट किया। फिर धीरे धीरे मेरे दिल की दीवारें गिरने लगी। ठीक उसी वक्त जब सबको लगा कि हम फाइनली एक होने वाले हैं, मैंने उसे फिर से मना कर दिया। मैं बिना कुछ कहे देश छोड़कर चला गया। दिल टूटने के बाद आयरिस ने उस चीज पर हार मान ली जिसे वह अपनी एक गलती मानती थी। सबको लगता था कि मैं आयरिस से प्यार नहीं करता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बचपन से ही मुझे दिल की एक गंभीर बीमारी थी और मैं उसे अपने साथ इस मुश्किल में नहीं घसीटना चाहता था। 3 साल बीत गए, मैं आखिरकार घर वापस आ गया। मैंने जानबूझकर आयरिस को अवॉइड किया और एक छोटी सी फर्म में नौकरी कर ली। फिर एक रात अकेले काम करते हुए मेरे दिल ने जवाब दे दिया, मैं अकेला ही मर गया। कुछ ही समय बाद आयरिस को यह खबर मिली। उसने कुछ नहीं कहा, एक आंसू भी नहीं बहाया। वह अंतिम संस्कार फ्यूनल में भी नहीं आई। उसके आसपास के लोग उसकी इस ठंडी खामोशी से दुखी थे। वे एक एक करके उससे दूर होते चले गए। लेकिन यह लड़की जो इतनी कठोर दिखती थी, कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन अवसाद की वजह से मर गई। आयरिस ने कभी किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। उसने अकेले चुपचाप मौत का सामना करना चुना। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे, जब वे दोबारा मिले तो कोई भी पहले झुकने को तैयार नहीं था। दो लाइनों की तरह जो कभी एक दूसरे को क्रॉस करती थी और फिर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती चली गई, बहुत दूर। इसलिए जिंदगी का यह दूसरा मौका मिलने के बाद मैंने एक फैसला किया। अब और कोई पछतावा नहीं। मैं उस लड़की को बचाने जा रहा हूँ जिसने मुझे 7 साल तक प्यार किया। मैंने अपना फोन उठाया और आयरिस को टेक्स्ट किया, जिसका नाम मेरे कॉन्टैक्ट्स में सबसे ऊपर पिन था। क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? मैंने अपने दिमाग में 60 तक गिना, फिर मैसेज को अनसेंड पुल बैक कर दिया। कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि आयरिस को इतनी गहरी चोट लगी है कि वह इतनी आसानी से कदम पीछे नहीं बढ़ा सकती। मैंने उस जिद्दी चुपचाप दुख सहने वाली लड़की के बारे में सोचा जो मुझे याद थी और मेरे सीने में दर्द होने लगा। इसी बीच च्यू एम्पायर की टॉप फ्लोर पर आयरिस डॉक्यूमेंट्स के एक ढेर पर काम कर रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह खूबसूरत था, लेकिन अब और अधिक ठंडा और गंभीर था। तभी उसके फोन पर एक जाना पहचाना अलर्ट टोन बजा। उसने बिना सोचे अपना महंगा पेन गिरा दिया। उसने पिन किए गए मैसेज थ्रेड पर टैप किया। कॉन्टैक्ट का नाम था रीड। इतने सालों के बाद एक अकेली लाइन दिखाई दी, क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? आयरिस ने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया। वह बिना पलक झपकाए स्क्रीन को देखती रही। जैसे ही वह इसे कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ी, उसने अपनी सांसें रोक ली। मैसेज गायब हो गया। वह बिल्कुल नहीं हिली। एक लंबा पल बीत गया, इससे पहले कि उसने आखिरकार अपनी पलकें झपकाएं, धीरे और भारी, जैसे कोई सपने से जाग रहा हो। आयरिस के होंठों का कोना बहुत हल्का सा ऊपर उठा, फिर उसने जबरदस्ती उसे वापस नीचे कर लिया। उसने शायद यह किसी गलत इंसान को भेज दिया होगा। सपने देखना बंद करो, वह तुम्हें पसंद नहीं करता। उसने कभी नहीं किया। आयरिस ने अपना पेन फिर से उठा लिया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं लिखा। इंक कॉन्ट्रैक्ट पर एक काले धब्बे की तरह फैल गई। उसने अपना सिर झुका लिया और मेरा चेहरा उसके दिमाग में आ गया। वह सहज शांत मुस्कान जो मैं हमेशा पहनता था, गर्म और उज्जवल, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह मुझे देखना पसंद करती थी। आयरिस अपनी सोच में गहराई से डूब गई। तभी दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे वापस खींच लिया। पल भर में आयरिस ने अपनी हर भावना को अंदर बंद कर लिया और एक बार फिर से तेज तर्रार कमांडिंग सीईओ बन गई। एक सुंदर महिला ने ऑफिस के दरवाजे से अंदर झांका। आयरिस ने घड़ी की तरफ देखा। अभी छुट्टी का समय भी नहीं हुआ था। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? जब मैं पहली बार देश छोड़कर गया था, तब आयरिस के दिन अंधेरे और खोखले थे। लीना, उसकी सबसे अच्छी दोस्त और कॉलेज की रूममेट, उस पूरे समय में उसके साथ रही। आखिरकार आयरिस ने खुद को संभाला। उसने च्यू एम्पायर की कमान संभाली और लीना उसके साथ वहीं थी, अपना पैसा, समय और एनर्जी लगा रही थी। अब लीना एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्टर के रूप में काम करती है। वह ऑफिस में दाखिल हुई, दोषी भाव से अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजलाते हुए। आयरिस ने जानबूझकर अपनी आंखें सिकोड़ ली। तुमने जो भी समय बर्बाद किया है उसे मैं तुम्हारी सैलरी से काट रही हूँ। लीना लगभग डर के मारे उछल पड़ी। उसने डेस्क पर एक कागज का टुकड़ा पटक दिया। बस इसे खुद देख लो। आयरिस ने नीचे देखा और वह सुन्न रह गई। उसकी आंखें टॉप राइट कॉर्नर पर टिक गईं। यह एक रिज्यूमे था और उस कोने में एक छोटा चौकोर फोटो में मैं इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरी हो। आयरिस ने बिना सोचे हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैं सचमुच वहां हूं। उसे वापस देखते हुए आयरिस काफी देर तक शांत रही। लीना ने अंदर ही अंदर एक ठंडी सांस ली। वह पहले से ही जानती थी, इतना समय बीत चुका था। आयरिस ने इसके बारे में कभी एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे कभी सच में जाने नहीं दिया था। आयरिस, लीना ने सावधानी से शुरुआत की, अगर ये बहुत मुश्किल है तो मैं उसे मना कर सकती हूँ। तुम ऐसा क्यों करोगी? आयरिस ने ऊपर देखा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर उसने सही तरीके से अप्लाई किया है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन लीना हिचकिचाई। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि मैं अभी भी आयरिस को कितना प्रभावित करता हूँ। आयरिस ने उसे और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। उसने रिज्यूमे वापस सौंप दिया। इसे नॉर्मल तरीके से प्रोसेस करो, उसके बारे में मुझे अपडेट देने की जरूरत नहीं है। उसने लीना की आंखों में सीधे देखा
और साफ तौर पर कहा, मेरे पास किसी साधारण कली को वर्कर पर विशेष ध्यान देने की कोई वजह नहीं है। लीना ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर आह भरी और बाहर चली गई। जब कमरा दोबारा शांत हुआ तो आयरिस के शरीर का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। उसने अपनी निगाहें नीचे कर ली। उसका चेहरा साए में गिर गया, जैसे कोई ऐसी बर्फ जो कभी पूरी तरह नहीं पिघलती। कुछ ही समय बाद मैं एक शार्प बिजनेस सूट में च्यू एम्पायर के बाहर खड़ा था। लॉबी कैफे में जूनियर स्टाफ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी लिफ्ट खुली और कोई सीधे मेरी तरफ बढ़ते हुए बाहर आया। पूरी लॉबी शांत हो गई। सबकी आंखें देखने के लिए टिक गईं। जो महिला मेरी तरफ बढ़ रही थी वह गार्ड और सावधान थी। यह लीना थी, आयरिस की कॉलेज रूममेट। मेरी पिछली जिंदगी में वही थी जो आयरिस की जगह मेरे अंतिम संस्कार में आई थी। और वह सच में बहुत रोई थी, लेकिन मैं जानता था कि वे आंसू कभी मेरे लिए नहीं थे, वे आयरिस के लिए थे, क्योंकि वह जानती थी कि मुझे खोने का मतलब आयरिस के दिल का आखिरी टुकड़ा खोना था और आयरिस आखिरकार एक खाली शेल खोखली बन जाएगी। मैंने उसके सीने पर लगे नेम बैज को देखा। मैंने थोड़ा झुककर विश किया, हेलो, मैं रीड हूँ, लीगल डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के लिए आया हूँ। लीना ने अपना सिर झुका लिया और उसकी असहजता बढ़ गई। मैं लॉ स्कूल का कैंपस किंग था, अपनी क्लास का टॉपर, ऐसा इंसान जिसे लोग सम्मान की नजर से देखते थे। मुझे एक बार देखते ही उसकी नर्व्स बढ़ गईं, खासकर इसलिए क्योंकि मैं वही आदमी था जिससे उसकी बेस्ट फ्रेंड ने कभी प्यार करना बंद नहीं किया था। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई, मेरे पीछे आओ। मैं लीना के पीछे लिफ्ट में गया। हमारे पीछे स्टाफ फुसफुसाने लगा, वह खुद उसे लेने नीचे आई, क्या वह उनका बॉयफ्रेंड हो सकता है? बिना किसी शब्द के हर किसी ने चुपचाप मुझ पर एक ही लेबल लगा दिया, गहरे प्यार में डूबा हुआ। इंटरव्यू रूम का दरवाजा खुला और मैं वहीं रुक गया। सामने और सेंटर में एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी, जिससे एक ठंडी और अट्रैक्टिव वाइब आ रही थी। सिर्फ 3 साल और वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह शर्मीली, सेंसिटिव लड़की जो वह कभी थी, अब बिजनेस की दुनिया में एक लीजेंड बन चुकी थी। उसके बारे में सब कुछ अब शार्प और एनर्चेबल था। उस सॉफ्ट लड़की जैसी बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। आयरिस डॉक्यूमेंट्स को पलट रही थी, बार बार उन्हीं पेजों को देख रही थी। वह पूरी तरह से एक संजीदा इंटरव्यूअर लग रही थी। मैं बस एक पल के लिए रुका, फिर बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया, हमेशा की तरह शांत। हेलो, मैं रीड हूँ, लीगल पोजीशन के इंटरव्यू के लिए। आयरिस ने ऊपर नहीं देखा, वह मेरे रिज्यूमे को पलटती रही। चूंकि वह बात नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। एक पल के लिए कमरे में केवल पेजों के पलटने की हल्की आवाज थी। फिर उसने रिज्यूमे नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मैंने उन्हें रिव्यू कर लिया है। उसका टोन फ्लैट था। वहाँ कोई सवाल नहीं है, मुझे आपसे सिर्फ एक बात पूछनी है। आपने नेशनल कोर्ट की पोजीशन को क्यों ठुकरा दिया? यह तो हर लॉ स्टूडेंट का सपना होता है। वह रुकी, उसकी आंखें गहरी हो गईं। या शायद मुझे जो सच में पूछना चाहिए वो ये है कि तुम वापस क्यों आए? मैंने सवाल सुना और मेरे होठों का कोना ऊपर उठ गया। किसी खास इंसान के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं। आयरिस का एक्सप्रेशन कड़ा हो गया। उसने खुद को मजबूर किया कि वह इसका कोई गहरा मतलब ना निकाले, लेकिन फिर भी उसकी आंखें मेरी तरफ चली गईं। उसे अचानक कल वाले मैसेज का ख्याल आया। क्या वह सच में उसके लिए था? उसने अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। दबी हुई उम्मीद और उलझी हुई भावनाओं की एक लहर उसके गले को दबाने लगी, जिससे वह पूरी तरह से अवाक रह गई। मैं मुस्कुराते हुए बोलता रहा, मेरे मेंटर के लिए उनकी उम्र हो रही है, वह इस साल रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं मुख्य रूप से उनके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च में गाइड करने के लिए वापस आया हूँ। मैंने अपनी मुस्कान को सहज रखा। अभी उस तरफ चीजें ज्यादा हेक्टिक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ काम ढूंढ लिया जाए। इंटरव्यू रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे समय ही रुक गया हो। आयरिस अपने हाथों में रिज्यूमे को घूरती रही, कुछ नहीं बोली। फिर उसने एक हल्की अजीब सी हंसी हंस दी। काफी समर्पित, डिवोटेड स्टूडेंट हो, नहीं? आयरिस ने फोल्डर बंद किया और अपनी निगाहें मुझ पर टिका दी। उसकी डार्क आंखों में कुछ अनकहा तैर रहा था। बस जो कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, मैंने अपने टोन को सिंपल रखते हुए कहा। रीड, तुम भाग गए थे तो वापस क्यों आए? आयरिस ने जोर से पूछा। उसका हर शब्द जानबूझकर कहा गया था। हमारे दोबारा मिलने के बाद बमुश्किल 15 मिनट की बातचीत में पहली बार असली भावनाएं बाहर आईं। मैंने एक भौं उठाई। आखिरकार उसने यह नाटक करना बंद कर दिया कि हम अजनबी हैं। मैं आयरिस के गुस्सा होने से नहीं डरता था। अगर कुछ था तो मैं चाहता था कि वह गुस्सा हो, एक घाव जिसमें इन्फेक्शन हो गया हो। वह तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक आप उसे ढककर रखें। मुझे जिस चीज से ज्यादा डर लगता था वो थी उसकी खामोशी, बर्फ की तरह ठंडी और सीलबंद। कम से कम इसका मतलब ये था कि उसने हमारे बीच जो कुछ भी था उसके लिए एक दरार खुली छोड़ दी थी। रोशनी को अंदर आने दो और बर्फ भी पिघल जाएगी। मैं काफी देर तक शांत रहा। ठीक उसी वक्त जब आयरिस को लगा कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैंने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया। क्योंकि मुझे पछतावा है, मैंने धीरे से कहा। शब्द बमुश्किल एक फुसफुसाहट थे, हवा में गायब हो जाने जितने हल्के, और फिर भी किसी तरह वे एक वजन की तरह गिरे, आयरिस के कानों से जोर से टकराए। वह सहम गई, वही गलती दोबारा दोहराने के डर से और ज्यादा चाहने के डर से। 3 साल पहले का मेरा रिजेक्शन एक झटके की तरह वापस आया, जिससे उसका सिर चकरा गया। वह खुद को दोबारा खोने से डर रही थी, खुद का वह दयनीय बेताब वर्जन जिसने मेरे हाथों से फिसलने वाले लगाव के छोटे छोटे टुकड़ों की भी भीख मांगी थी। वह कभी सच में ऐसी नहीं थी। जल्दी ही
आयरिस ने खुद को वापस संभाला। वह फिर से ठंडी अलग इंटरव्यूअर बन गई। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, झांसे में नहीं आई। वह खड़ी हो गई, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। इंटरव्यू यहीं खत्म होता है, एचआर रिजल्ट्स के लिए आपसे संपर्क करेगा। वह अपने लंबे स्थिर कदमों से दूर चली गई। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरी, उसने कुर्सी पर बैठे मुझे नीचे देखा और समान रूप से कहा, चू एम्पायर वर्तमान में अपने लीगल डिपार्टमेंट का विस्तार कर रहा है। यह एक क्रिटिकल रोल है, इसीलिए मैंने खुद यह इंटरव्यू लिया। यह किसी और के लिए भी ऐसा ही होता। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने उसके उन आखिरी शब्दों को फिर से याद किया जो उसने मुझ पर फेंके थे। अगर वह सच में परवाह नहीं करती तो उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं होती, और फिर भी उसने ऐसा किया। क्या वह मुझे एक लाइन क्रॉस न करने की चेतावनी दे रही थी, या यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि अब वह मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? मुझे अपनी दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रही थी, या खुद को समझा रही थी कि वह आगे बढ़ चुकी है? दिन के दौरान मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। मैं खुद को बिजी रखता हूँ, भूख लगने पर खाता हूँ, मन होने पर मजे करता हूँ। दोपहर में मैं अपने पड़ोस में जॉगिंग करता हूँ। मैं आयरिस के बारे में चेक न करने का नियम बनाता हूँ। मैं जिस जगह रहता हूँ वह एक हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, प्राइवेट और सुरक्षित। वहां आपको शायद ही कोई दिखाई दे। इसलिए जब आयरिस कुछ ही मीटर की दूरी पर दिखाई दी तो उसे मिस करना असंभव था। वह सीधे मेरी तरफ आ रही थी, और उसके साथ एक ब्लैक 3 पीस सूट में एक आदमी था जो पूरी तरह से एक पावर प्लेयर लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और तुरंत ही एक ठंडी तीखी निगाह से मेरा सामना हुआ। आयरिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे सांस लेने के लिए हाँफते हुए देखती रही। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मेरी हार्ट कंडीशन की वजह से मैं इन वर्कआउट्स के दौरान खुद पर ज्यादा जोर नहीं डाल रहा था। फिर भी ये मेरे शरीर की क्षमता के अंदर ही था, लेकिन मेरे होंठ हल्के पीले पड़ गए थे और ये साफ दिख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयरिस कुछ कदम दूर रुक गई। वह रुकी, फिर पूछा। मैंने ऊपर देखा, अभी भी अपनी सांसें संभालते हुए। क्या इत्तेफाक है, मैं यहीं रहता हूँ। इससे पहले कि शब्द पूरी तरह बाहर आते, वह आदमी जिसे इग्नोर किया गया था हमारे बीच आ गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, मैं मार्कस हूँ, ग्रैंड रीच का प्रोजेक्ट लीड। वह हल्के से चिढ़ते हुए आयरिस की तरफ मुड़ा। क्या तुम हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी? मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मार्कस की आंखें सिकुड़ गईं। वह और जोर लगाने ही वाला था कि तभी मुझे अचानक खांसी का दौरा पड़ा। वह 2 कदम पीछे हट गया। आयरिस ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, मार्कस तुम जा सकते हो, आज के लिए हमारा काम हो गया। लेकिन हमने तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं किया था। मार्कस ने आपत्ति जतानी शुरू की। फिर वह मुड़ा और उसने आयरिस को अपनी तरफ देखा, जिसकी आंखों में बिल्कुल भी गर्मजोशी नहीं थी। मैं ये एक बार फिर कहूंगी, मुझे बिजनेस पार्टनर्स का काम के बाहर मुझसे कांटेक्ट करना पसंद नहीं है। एक सेंटेंस, और उसने उसे सीधे प्रोफेशनल लाइन के पीछे धकेल दिया। उसके आखिरी भ्रम को भी खत्म कर दिया। मार्कस का चेहरा पीला पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके जैसा आदमी, काबिल, ध्यान रखने वाला, हर तरह से सफल, फिर भी उसे उसकी तरफ से एक नजर भी क्यों नहीं मिल पाती। क्या तुम चल सकते हो? मैंने ऊपर देखा और महसूस किया कि आयरिस मुझसे बात कर रही थी। मैंने मार्कस की तरफ देखा, उसका चेहरा उतर चुका था। मैं सीधा खड़ा हुआ। मैं चल सकता हूँ। भले ही आयरिस हमेशा वह ठंडा उदासीन चेहरा पहनती थी, लेकिन देखने वाला कोई भी महसूस कर सकता था कि जिस तरह से वह मुझे देखती है वह बिल्कुल अलग है। मार्कस ने अपने फोल्डर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उसने मुझे जोर से घूरा, फिर वह मुड़ा और चला गया। मैंने बेबसी से कंधे उचका दिए। वह पहले ही जा चुका था और मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मार्कस के जाने के बाद आयरिस करीब आई। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। तुम्हारा रंग सचमुच चिंताजनक है। मुझे इस बात पर फिर से विचार करना पड़ सकता है कि तुम च्यू एम्पायर की मांगों के लिए फिट हो या नहीं। हमें मजबूत कंस्टिट्यूशन, सेहत वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। कॉलेज के दिनों में मैंने इसे सबसे छुपा कर रखा था। उस समय यह कंडीशन गंभीर नहीं थी। मैं बिल्कुल हेल्दी दिखता था। मेरे देश छोड़ने के बाद ही यह ज्यादा खराब हुई। इसीलिए आयरिस को मेरे दिल की बीमारी के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। मेरी बीमारी ही असली वजह थी कि मैंने तब उसे खुद से दूर धकेल दिया था। मैं इसे छिपाने की प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह खुद अपने समय पर इसका पता लगाए। मैंने पलकें झपकाई, फिर एक छोटी सी मुस्कान बाहर आने दी। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे पहले ही हायर कर लिया गया है? मेरी आवाज सॉफ्ट थी। मेरे द्वारा बोला गया आयरिस शब्द एक अजीब तरह का अपनापन लेकर आया। आयरिस ने अपना चेहरा घुमा लिया। उसने बालों की एक ढीली लट को अपने कान के पीछे दबाया और जानबूझकर अपना टोन कड़ा किया। मैंने कहा कि इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है। मैंने वह सुना और मैं सीधा खड़ा हो गया। मेरी आंखें सीधे उसके चेहरे पर गईं। फिर से विचार करने के बाद भी मैं ही तुम्हारे पास सबसे बेस्ट चॉइस हूँ। मेरी आवाज का कॉन्फिडेंस देखकर वह वापस मुड़ी। उसने मन ही मन सोचा, अजीब है, मेरे लौटने के बाद से यह हमारे रास्ते क्रॉस होने का दूसरा मौका है, लेकिन केवल अब यह उसे सच में हिट कर रहा है। वह आदमी जिसने उसके दिल की धड़कनों को इतनी बार बढ़ाया है कि वह गिन भी नहीं सकती, उसके सामने फिर से खड़ा था। उसका दिल तेजी से उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। मैंने कुछ और कहने के लिए अपना मुंह खोला और तभी
अचानक चक्कर आने की एक लहर मेरे अंदर से गुजरी। इससे पहले कि मैं इसे समझ पाता, एक छोटे पीले हाथ ने ठीक समय पर मेरी कोहनी पकड़ ली। मैंने नीचे देखा और आयरिस की आंखों से आंखें मिली। थैंक यू, मैंने चुपचाप कहा। उसकी भौहें और गहरी हो गईं। वह हिचकिचाई, फिर सीधे ताना मारने लगी। रीड, तुमने खुद को ऐसा कैसे होने दिया? लेकिन जब वह यह कह रही थी तब भी मुझे संभालने वाले हाथ ने पकड़ और मजबूत कर ली थी। मैं लगभग मुस्कुरा दिया। सरकाज्म, व्यंग्य में लिपटी उसकी चिंता मुझे बिल्कुल सूट कर रही थी। मैंने अपने एक्सप्रेशन को ऐसे बदला जैसे उसके शब्द सचमुच मुझ पर असर कर गए हों। मैंने अपनी निगाहें नीचे कर लीं। सॉरी, मैंने धीरे से कहा। मुझे इस तरह देखकर आयरिस का गुस्सा बढ़ गया। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं वह खुद ही रुक गई। उसके शब्द जल्दबाजी में निकले, लेकिन मेरा हाथ छोड़ने की उसकी रफ्तार धीमी थी। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। आयरिस मुड़ी और चली गई। उसने मुझे अपनी तरफ घूरते हुए छोड़ दिया, लेकिन उसने यह कहा था, अगली बार। आयरिस उतनी रेसिस्टेंट, प्रतिरोधी नहीं है जितना वह नाटक करती है। मेरे पास अभी भी एक चांस है। अगली ही सुबह मैं काम शुरू करने के लिए च्यू एम्पायर पहुंचा। इस तरफ काउंसलर, ये आपकी डेस्क है। मैं एक ऑनेल ब्लैक सूट में था, लंबा, साफ सुथरा, एक ऐसा प्रेजेंस जो अनदेखा करना असंभव था। एचआर असिस्टेंट ने अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए मुंह पर एक नजर डाली। कोई इतना अट्रैक्टिव होने के साथ साथ इस फील्ड के सबसे शार्प वकीलों में से एक कैसे हो सकता है? मैंने सिर हिलाया और मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि ऑफिस का दरवाजा खुला और लीना अंदर आ गई। असिस्टेंट ने लीना और मेरे बीच देखा, तुरंत कमरे का माहौल भांप लिया और बाहर निकल गई, जाते जाते लीना पर कुछ एक्स्ट्रा नजरें डालते हुए, जिससे वह पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। मैंने पहले बात की, क्या कुछ चल रहा है? नया असाइनमेंट। लीना हिचकिचाई, फिर खुद को संभाला। जवाब देने से पहले मुझे तुमसे बात करनी होगी, उसने जल्दबाजी में जोड़ा। ये आयरिस के बारे में है। बस एक सेकंड के लिए मेरी आंखों में कुछ चमका, फिर मैंने उसे वापस खींच लिया। मैंने एक धीमी सांस छोड़ी। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं, है ना? मैंने अपना सिर झुका लिया। आंखें कुछ अनकही बातों से भरी थीं और फिर भी ऐसा लगा जैसे मैंने सब कुछ कह दिया हो। लीना को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ। वह यहाँ में एक लड़ाई के लिए तैयार होकर आई थी, पूरी तरह से मन बनाकर कि वह मुझसे कहेगी कि काम पर आयरिस से दूर रहूं, लेकिन मुझे इस तरह देखकर वह खुद को सॉफ्ट होते हुए पाती है, मेरी तरफ से बोलना चाहती है, क्योंकि मैं उस तरह का आदमी बिल्कुल नहीं दिखता जो बस चला जाता है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैंने एक शांत मुस्कान दी। मैं जानता हूं कि वह मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिंता मत करो, मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। जब मैंने यह कहा तो मैंने लीना की तरफ देखा। मेरी आंखें खाली थीं, तैरती हुई। लीना का चेहरा संघर्ष से घिर गया। अगर वह हमें दोबारा साथ लाने में मदद नहीं करती तो वह बस तमाशा कैसे देख सकती है? क्या वह सच में आयरिस को अकेला बूढ़ा होने देगी? उसने अपने दांत भींचे और आयरिस द्वारा दी गई हर चेतावनी को भूल गई। मैं हार मानती हूँ, मैं तुम दोनों से और डील नहीं कर सकती। मैं बस पूछने जा रही हूँ, क्या तुम उसे पसंद करते हो? लीना के गाल फूले हुए थे। वह पूरी एकाग्रता से मुझे घूर रही थी। जैसे ही उसे मेरी तरफ से हाँ मिलेगी, वह ऊपर भागने और आयरिस को खुद नीचे खींचने के लिए तैयार थी। मेरी आंखें शांत मनोरंजन से चमक उठी। शिकार जाल में फंस चुका था। मैंने मुस्कान को थोड़ा कम किया और मेरी आवाज स्थिर हो गई। आयरिस को खुलकर बात करने के लिए राजी करना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम उस गांठ को खोलना है जो मैं तब छोड़ गया था जब मैं चला गया था। जब तक वह गांठ रहेगी, वह शायद मुझे वापस आने दे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रास्ते में रहेगा। मैं अब और कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए अभी के लिए मुझे इसे धीरे धीरे लेना होगा। मैं शांत हो गया। लीना ने तुरंत एक रैपिड राउंड बैराज की तरह सवालों की बौछार कर दी। मैंने आयरिस की डेस्क की दराज के अंदर देखा है। ये तुम्हारी तस्वीरों से भरी पड़ी है। हर साल तुम्हारे बर्थडे पर वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। मेरा जन्मदिन उसी दिन होता है जिस दिन मैं 3 साल पहले देश छोड़कर गया था। वही दिन जब मैंने आयरिस को बेरहमी से रिजेक्ट और ह्यूमिलेट, अपमानित किया था। लीना की आवाज बढ़ती गई। इन पिछले कुछ सालों में कोई और नहीं रहा है। उसने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं बीमार था तो तुम अपनी बीमारी की वजह से चले गए थे। लीना का दिमाग तुरंत अपने आप एक पूरी ड्रामेटिक कहानी से भर गया। वह मुझे जो लुक दे रही थी वह दया और दर्द से सॉफ्ट हो गया था। मेरी निगाहें नीचे की ओर चली गईं। मैं इसे एक बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बिना एक शब्द कहे चले जाना, वह मेरी गलती थी। लीना अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो मुझे उसे बताना होगा, मुझे आयरिस को बताना होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। मेरी आंखें स्थिर थीं। मुझे उसकी दया नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। और अचानक लीना को अपने अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड महसूस हुआ। वह आयरिस की बेस्ट फ्रेंड है। मैंने आयरिस को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था, उसे पूरी तरह बदल दिया था। हर अधिकार से उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए थी। उसे मुझे आयरिस के करीब आने से रोकना चाहिए था, लेकिन इस वक्त मेरी तरफ देखते हुए वह खुद को मुझसे नफरत करने के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसके अंदर एक आवाज फुसफुसा रही थी। ये उसकी गलती नहीं थी कि वह बीमार था, और वे दोनों, वे सच में एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। लीना को इसका वजन अपने कंधों पर महसूस हुआ। कुछ क्लिक हुआ और उसने अपना मन बना लिया। वह हमें दोबारा साथ लाने जा रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। च्यू एम्पायर में शामिल होने के बाद पहले आधे महीने तक
मुझे आयरिस की एक भी झलक नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही है। यहाँ तक कि जो काम वह मुझे असाइन करती है वह भी जानबूझकर बहुत हल्का होता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये जानने के लिए काफी चीजों से गुजर चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है। उसने शायद अभी तक ये नहीं सोचा है कि मेरा सामना कैसे करना है या हम जो हुआ करते थे उसका सामना कैसे करना है। लेकिन ये ब्रीदिंग रूम काफी लंबा हो चुका है। मैंने अपना फोन निकाला और अपने सबसे अच्छे एसेट को काम पर लगाया, मेरी इनसाइड कॉन्टैक्ट लीना। अगर आयरिस मेरे पास नहीं आएगी तो मैं उसके पास जाऊंगा। मैंने लीना के साथ मिलकर लंच करने की प्लानिंग की। हम दोनों का स्टाफ कैफेटेरिया में एक साथ जाना तुरंत हर दिशा से लोगों का ध्यान खींचने लगा। हमने अपना खाना ऑर्डर किया और खिड़की के पास एक कोने में बैठ गए। ओह माय गॉड, क्या वह लीना और उसका बॉयफ्रेंड है? मैंने सुना है कि वह वास्तव में यहाँ एक वकील है। कोई चांस नहीं है। सीरियसली वे एक साथ अमेजिंग लग रहे हैं। मैंने अपनी आंखें नीचे रखी, चुपचाप ये सब सुनता रहा। मेरे मुंह का कोना ऊपर उठ गया। टेबल के पार लीना अपना सिर नीचे किए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खा रही थी। कभी कभी मुझे खाना आगे बढ़ाने के लिए ऊपर देखती। इसे ट्राई करो और इसे भी, तुम्हारे लिए अच्छा है। ज्यादा दूर नहीं, आयरिस लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी जब बॉयफ्रेंड और वकील शब्द उसके कानों में पड़े। वह रुकी और कैफेटेरिया की तरफ देखा। तब तक ज्यादातर भीड़ साफ हो चुकी थी, जगह लगभग खाली थी। बस हम दोनों थे जिन्हें मिस करना नामुमकिन था। मैं खिड़की के सहारे झुका हुआ था, लीना की लंबी लंबी बातों को चुपचाप सुनने के बीच बीच में अपने खाने को नीचे देख रहा था। पूरा सीन बहुत वार्म और इजी था, उस तरह की क्लोजनेस जिसमें कोई और कदम नहीं रख सकता। आयरिस की भौहें सिकुड़ गईं। वह अपनी एड़ी पर मुड़ी और सीधे कैफेटेरिया में आ गई। लीना, क्या तुम्हारे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है? वह यहाँ थी। मैंने अपने चॉपस्टिक से ऊपर देखा और एक सेकंड के लिए मैं हिल नहीं सका, लेकिन आयरिस ने केवल लीना की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी और नपी तुली थी। ग्रैंड रीच केस काफी समय से अटका हुआ है और तुम यहाँ फ्लर्ट कर रही हो। लीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्रैंड रीच की डेडलाइन कहीं आस पास भी नहीं थी। आयरिस, अचानक इतनी जल्दी में क्यों है? फ्लर्टिंग? लीना ब्लैंक हो गई, फिर उसने मेरी खामोशी की तरफ देखा और उसे बात समझ आ गई। पेनी ड्रॉप्ड। उसने तुरंत खुद का बचाव किया। मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी, ना पहले ना अब। लीना के अजीब से डिफेंस ने मुझे चौंका दिया और मैं लगभग हंस पड़ा। आयरिस की भौहें तुरंत और तन गईं। उसने बिना सोचे मेरी तरफ देखा, फिर अपनी निगाहें हटा ली। मुझे किसी स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारा काफी समय ले लिया लीना। मैं जाने के लिए मुड़ा और आयरिस ने बिना सोचे हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरे हैरान एक्सप्रेशन को देखा, उसने घबराकर तुरंत हाथ छोड़ दिया। वह क्या कर रही थी? आयरिस की भौहें तनी, फिर धीरे से ढीली हो गईं। अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप दूसरी तरफ देखा। मैंने लंबे समय तक उसका चेहरा देखा, फिर एक उदास और छोटी सी मुस्कान दी। मैं मुड़ा और चला गया। लीना, जो सब कुछ जानती थी, अंदर ही अंदर मर रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। उसने एक लंबी भारी सांस छोड़ी। आयरिस, रीड ने कुछ गलत नहीं किया। आयरिस ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके होंठों के कोने पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। गलती मैंने की है? रीड ने कभी कुछ गलत कब किया है? मैं ही हूँ जिसमें इतने सालों तक उससे प्यार करने की कोई समझ नहीं थी। प्यार में आयरिस हमेशा एक डरपोक रही है। वह सिर्फ एक बार बहादुर हुई थी और इसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आयरिस, लीना इसे छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर उसने मेरी आंखों में उस धुआं के बारे में सोचा जब मैं गया था, और जिस तरह से आयरिस केवल मेरे लिए ही स्टैंड लेती है। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। उसने सावधानी को हवा में उड़ा दिया। तुम रीड को एक मौका क्यों नहीं देती? आयरिस जवाब देने ही वाली थी, लेकिन लीना ने उसे बीच में ही रोक दिया। आयरिस, तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है? ये खुद के लिए भी एक मौका है। आयरिस की आंखों में कुछ चमका। उसकी भौहों पर थकान का एक निशान रेंग गया। पिछले आधे महीने से एक भी दिन शांति से नहीं बीता था, लेकिन अभी जैसे ही उसने मुझे देखा, कुछ अप्रत्याशित रूप से शांत हो गया। वह भाग रही थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसने मुझे कभी नहीं भुलाया। रीड को ग्रैंड रीच प्रोजेक्ट पर रख दो। उसने इसे यहीं छोड़ा और चली गई। रीड को ग्रैंड रीच प्रोजेक्ट पर रख दो, एक सेंटेंस और वह चली गई। लीना एक पल के लिए वहीं जमकर खड़ी रही, फिर उसे बात समझ आई और उसने खुशी में अपने हाथ आपस में ताली बजाए। ग्रैंड रीच इस वक्त चू एम्पायर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आयरिस पर्सनली इसे लीड कर रही है। मुझे उस टीम में रखने का मतलब था कि मैं उसे लगातार देखूंगा। मैं लिफ्ट के पास खड़ा था जब लीना का मैसेज आया। मैंने एक भौंहा उठाई और मुस्कुराया। फिर मैंने अपने बगल वाले इंसान को देखा और अपना फोन जेब में रख लिया। गुड आफ्टरनून। आयरिस ने बहुत दूर खड़े मुझे देखा और लिफ्ट में कदम रखा। उसने नोटिस किया कि मैं हिला नहीं था। तुम अंदर आ रहे हो या नहीं? क्या तुम्हारे पास अपनी प्राइवेट लिफ्ट नहीं है? मैंने अपने हाथ अपने साइड्स में भींच लिए और हिला नहीं। क्या मैं सचमुच इतनी डरावनी हूँ? आयरिस आगे की तरफ झुकी, एक हाथ से दरवाजा खुला रखा। उसकी आंखें स्थिर और अनकही मुझ पर टिकी थी। मैंने एक धीमी सांस ली और अंदर कदम रखा। मैं उसके बगल में खड़ा हो गया और जब मुझे लगा कि वह नहीं देख रही है तो मैंने नजरें चुराई, लेकिन आयरिस ने शुरू से ही नोटिस कर लिया था। वह बदलती मंजिल के नंबर्स को देखती
देखती रही और अचानक बोली, एक टॉप वकील और तुम एक शब्द भी नहीं बोल सकते। मैंने अपनी निगाहें तेजी से वापस खींच ली। मेरी सांस अटक गई। लिफ्ट के दरवाजे खुले। मैंने खुद को आगे बढ़ाया और बाहर कदम रखा, फिर एक मुस्कान के साथ वापस मुड़ा। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें दोबारा देखना मुझे खुश करता है। बिना किसी सेटअप और बिना किसी फॉलो थ्रू के अचानक आए इन दो सेंटेंसेस ने आयरिस को वहां हिट किया जहां वह तैयार नहीं थी। उसका पूरा शरीर बस एक पल के लिए सॉफ्ट हो गया। दरवाजे बंद होने से ठीक 1 सेकंड पहले एक पतली पीली उंगली ने दरवाजे को रोक दिया। रीड, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। कुछ ऐसा जो लंबे समय से बंद था उन शब्दों के साथ टूट गया और उसके अंदर एक करंट की तरह दौड़ गया जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसकी स्किन के नीचे एक शांत कपकपी हुई। आयरिस ने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी। जब से हमने एक दूसरे को दोबारा पाया था उसके दिल से चिपकी बेचैनी और दर्द लगभग एक साथ गायब हो गए। मैं घूम गया। बंद होते दरवाजों के संकीर्ण गैप के बीच मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने आयरिस की आंखों में एक ऐसा लुक देखा जो मैंने सालों से नहीं देखा था। वह कैंपस वाली चमक, उज्जवल और युवा, एक मुस्कान के बहुत हल्के निशान के साथ मिश्रित। वह सचमुच मुस्कुरा रही थी। मेरा दिमाग तुरंत उस आयरिस के पास वापस चला गया जिसे मैं तब जानता था, जैसे वह मुझसे दोबारा कह रही हो, हे, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा शो देखने आओगे, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें तब तक माफ नहीं किया है जब तक तुम बिना चूके अगले शो में नहीं आ जाते, और फिर तुम्हारी सजा ये है कि तुम मुझे पूरी जिंदगी परफॉर्म करते हुए देखोगे। उस पल में वह लड़की जो मुझे याद थी और मेरे सामने खड़ी महिला दोनों एक हो गए। मैंने पलकें झपकाई। मेरे मुंह को खींचती मुस्कान बस बढ़ती ही जा रही थी। वह बिल्कुल वैसी ही थी, बाहर से प्राउडी, अंदर से सॉफ्ट। मैं सही था। उसके जैसी जिद्दी और स्वाभिमानी लड़की के साथ मेरी तरफ से कोई भी पुश कभी काम नहीं करता। उसे ही आगे कदम बढ़ाना था। ग्रैंड रीच हिलपोर्ट का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट ग्रुप है जिसके नाम के तहत दर्जनों डाइनिंग चेन्स हैं। पहले दिन आयरिस ने मुझे प्रोजेक्ट में शामिल होने की मंजूरी दे दी। मैं फाइलों के एक ढेर के साथ बिल्डिंग के बाहर खड़ा था जब एक ब्लैक पैनामेरा आई और ठीक मेरे सामने रुक गई। खिड़की नीचे खिसकी। एक चेहरा ठंडा और लुभावना दिखाई दिया। आयरिस ने समय चेक किया। मैं साइट विजिट में शामिल हो रही हूँ, अंदर आओ। मैंने एक पल भी नहीं घमाया। मैंने बस हाँ कहा, लेकिन जब मैं दरवाजे के लिए आगे बढ़ा तो रुक गया। फ्रंट या बैक? उसने मेरी हिचकिचाहट को पकड़ लिया। पीछे बैठो, उसने सपाट तरीके से कहा। मैं तुम्हारी ड्राइवर बनूंगी। मैं अवाक रह गया। सरकाज्म साफ तौर पर लगा। लिफ्ट में आयरिस ने जो छोटी सी मुस्कान दी थी वह शायद एक भ्रम रही होगी। इस वक्त वह पूरी तरह से एक ठंडी, अनअप्रोचेबल सीईओ थी। मैंने इसकी बजाय पैसेंजर डोर खोला और अंदर बैठ गया। राइड के लिए थैंक यू। खिड़की से वार्म धूप अंदर आ रही थी और मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और उसे सेटल होने दिया। आयरिस ने एक नजर देखा। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। कार में बज रहा सॉफ्ट म्यूजिक भी उसके दिल की धड़कन की आवाज को मुश्किल से ही छुपा पा रहा था। उसने अपना मुंह खोला लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा बहुत कुछ था जो वह पूछना चाहती थी। मैं वापस क्यों आया? मैंने च्यू एम्पायर को क्यों चुना? मेरा क्या मतलब था जब मैंने कहा कि मुझे पछतावा है? क्या उसके दिल में अभी भी उसके लिए कोई हिस्सा बचा है? विचार बहुत तेजी से जमा हो रहे थे। उसने फैसला कर लिया था कि उसे अपने पास्ट को सावधानी से सुलझाना होगा, लेकिन एक बार जब उसने वह फैसला कर लिया तो उसे समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करे। हिलपोर्ट बहुत बदल चुका था। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी आंखें कब खोली, लेकिन अब मैं शीशे से सटा हुआ था, स्काईलाइन को गुजरते हुए देख रहा था। मैंने एक लंबी शांत सांस छोड़ी जिसमें कुछ अधूरापन और कुछ खोने का एहसास था। मैं वापस आ गया हूँ, ये एक सपने जैसा लगता है। आयरिस मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। मुझे लगा कि तुम्हारे पास यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए तुम बिना पीछे मुड़े चले गए थे। मैं धीरे से सीधा बैठा, उसकी प्रोफाइल की ठंडी लाइन पर आंखें टिकाए। मैं खुद पर मुस्कुराया। मुझे भी ऐसा ही लगा था। जाहिर है मैं गलत था। मैं वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया और शहर को सरकते हुए देखता रहा। आगे का ट्रैफिक लाइट रेड हो गया। आयरिस ने जोर से ब्रेक लगाया। दोनों हाथों ने व्हील को भींच लिया। बहुत हुआ। आयरिस को जवाब चाहिए थे, लेकिन जैसे ही मैंने सचमुच बात करना शुरू किया उसने पाया कि वह आखिरकार उन्हें सुनना ही नहीं चाहती थी। सब कुछ ऑफर करने और उसके बदले में टूट जाने का एहसास कैसा होता है, वह दर्द अभी भी बहुत तीखा था। दूसरी बार रिस्क लेने के लिए बहुत तीखा। मैंने अपने होंठों को भींचा और वैसे भी कह दिया, जैसा कि तुम देख सकती हो मैं च्यू एम्पायर में छिपे हुए मकसद, अल्टोरियर मोटिव्स के साथ आया हूँ। मैंने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के शब्दों को हवा में छोड़ दिया। फिर मैं शांत हो गया, खिड़की की तरफ मुड़ गया और सन्नाटे को अपने ऊपर हावी होने दिया। कार एक लंबे अटूट सन्नाटे से भर गई। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट पियानो पीस धीमा बज रहा था, कोमल और बिना किसी जल्दी के। आयरिस ने अभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हाथ बढ़ाया और म्यूजिक बंद कर दिया। उसका दिमाग एक कबाड़ खाना बना हुआ था। आयरिस ने वही ब्लैंक एक्सप्रेशन पहना जो वह हमेशा तनाव में होने पर पहनती थी और कुछ शब्द जबरदस्ती बाहर निकाले, जो करना है करो,
लेकिन अगर इससे तुम्हारे काम पर असर पड़ा तो मैं खुद तुम्हें फायर कर दूंगी। वह परमिशन थी, मेरे टेस्ट करने की, मेरे करीब आने की परमिशन। मैंने लंबे समय तक उसकी प्रोफाइल का स्टडी किया, जब तक कि तनाव से उसकी हथेलियों में पसीना नहीं आ गया। फिर मैं एक बड़ी बेशर्म मुस्कान में टूट गया। चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं च्यू एम्पायर का अब तक का सबसे बेस्ट वकील बनूंगा। आयरिस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और वह तुरंत इसके नीचे का असली मतलब समझ गई। मैंने सब्जेक्ट बदल दिया। खूबसूरत मौसम है, बुरा ना मानो तो खिड़की खोल दूं? आयरिस के विचार घूम रहे थे। उसने जवाब में कुछ अस्पष्ट बुदबुदाया। तभी उस दिन के मेरे पीले चेहरे की इमेज उसके दिमाग में कौंधी। उसने लॉक बटन दबा दिया। नहीं, क्यों नहीं? उसने अपना सिर घुमा लिया और अपनी आवाज को बहुत हल्का सा सॉफ्ट किया। हमारी जल्द ही एक मीटिंग है। मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो साफ सोच सके, ऐसा नहीं जो खुद को फ्रीज कर ले। ठीक समय पर वे पहुंच गए। आयरिस रुकी, आंखें सामने की तरफ थीं और उसने ऐसे पूछा जैसे अभी अभी उसके दिमाग में आया हो। मैं पूछने ही वाली थी, तुम्हारी हेल्थ के साथ क्या चल रहा है? मुझे याद नहीं कि तुम इतने नाजुक थे। मैंने अपने पैनिक को तेजी से छुपाया और एक अचानक मुस्कान बिखेरी। आयरिस चौंक कर पलकें झपकाने लगी। मैं करीब झुक गया, लगभग नाक से नाक मिलाकर। मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और मेरी आवाज उसके कान में पहुंच गई इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती। तुम अपने एम्प्लॉय को लेकर काफी कंसर्न, चिंतित हो। ये मत कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो। आयरिस पूरी तरह से अवाक रह गई और फिर मेरी खुशबू, चंदन का एक हल्का सा एहसास, और इसने उसका सिर घुमा दिया। उसने सोचा कि मैं कौन हुआ करता था। वह लड़का जो स्कूल में साइकेमूर के पेड़ों के नीचे खड़ा था, उसकी तरफ वार्म और ब्राइट आंखों से देख रहा था, जबकि वह अभी भी उस याद में खोई हुई थी। चिंता मत करो, मैं इसे अपने काम पर असर नहीं डालने दूंगा। मैंने पहले ही दरवाजा खोलकर बाहर कदम रख दिया था। आयरिस अपनी सीट पर पीछे की तरफ झुक गई, मेरे कदमों की आवाज को धीमा होते हुए सुनती रही। हर एक कदम ऐसा लग रहा था जैसे सीधे उसके दिल पर पड़ रहा हो। आयरिस और मैं साइट विजिट के लिए ग्रैंड रीच पहुंचे। हैंडोनफ को संभालने के लिए मार्कस वहां मौजूद था, वही मार्कस जो पहले मिला था। जैसे ही आयरिस दरवाजे से अंदर आई, उसकी आंखें उस पर टिक गईं और हटी नहीं। उसकी बगल की खाली सीट को खुले तौर पर हासिल करना चाहती थी। आयरिस ने ऐसे काम किया जैसे उसने नोटिस ही नहीं किया। वह इसके बजाय मेरी तरफ मुड़ी और अपने बगल वाली कुर्सी को बाहर खींचा। यहाँ बैठो। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बिना किसी शब्द के सेटल हो गया और ग्रैंड रीच केस के मटेरियल्स पर फोकस किया। तभी मैंने इसे देखा, बेल पीक, दो शब्द, और मेरा हाथ बिना सोचे मेरे सीने पर चला गया। मेरी पिछली जिंदगी में बेल पीक वह छोटी कंपनी थी जिसमें मैं सिर्फ आयरिस से दूर रहने के लिए रैंडमली शामिल हुआ था, और बेल पीक च्यू एम्पायर की ही एक सब्सिडियरी, सहायक कंपनी निकली। बेल पीक के काम में देर रात तक काम करते हुए ही मेरे दिल ने जवाब दिया था और मैं मर गया था। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी और फाइल को ध्यान से पढ़ा। निश्चित रूप से इस ग्रैंड रीच कैंपेन के टारगेट में बेल पीक का नाम लिस्टेड था। ऐसा लगता है कि मैं चाहे जो भी रास्ता चुनूं, मैं उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाता हूं। मैं अभी अपने दिमाग में उसी को पलट रहा था कि तभी एक तेज अचानक संकुचन, कंट्रैक्शन ने मेरे सीने को जकड़ लिया। मैंने आयरिस का हाथ छुआ और अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश की। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे एक पल के लिए बाहर जाना होगा। आयरिस पूरी तरह से प्रपोजल में लॉक थी, लेकिन मेरे चेहरे की तरफ एक नजर देखते ही, जिसका रंग उड़ चुका था, उसने बिना किसी दूसरे विचार के मुझे मीटिंग रूम से बाहर खींच लिया। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? आयरिस ने मेरे चेहरे का स्टडी किया, हर एक फ्लिकर को पढ़ते हुए। वह मुझे सीधे हॉस्पिटल ले जाने की प्लानिंग कर रही थी। मैंने दीवार का सहारा लिया और कुछ धीमी सावधान सांसें लीं। ये कुछ नहीं है, पुरानी चीज है, मुझे बस 1 मिनट चाहिए। आयरिस की भौहें कसकर खींची हुई थीं। मैंने उसका हाथ भींचा और एक छोटी मुस्कान लाने में कामयाब रहा। मैं मीटिंग में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मैं अपनी बॉडी को जानता हूँ। मीटिंग में डिस्टर्ब? आयरिस ने अपने दांत भींचे और फिर एक छोटी हताश हंसी हंस दी। तुम्हारे उस दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? सबसे खराब समय बीत चुका था। मेरे चेहरे पर रंग धीरे धीरे वापस आ रहा था। मैंने उसे चिढ़ाने का दुर्लभ मौका लिया। तुम ही हो जो मेरे दिमाग में हो। मैंने आयरिस पर एक नजर चुराई। उसका एक्सप्रेशन डार्क था, उसके चेहरे पर एक साया था। फिर उसने मेरी आंखें देखी, रंग वापस आते देखा और चुपचाप राहत की सांस छोड़ी। वह मुझे इतनी सावधानी से देखती है और समझ नहीं पाती कि हंसे या चिढ़े। उसने अपनी पकड़ छोड़ी और सपाट तरीके से कहा, ठीक है, तुम इस एनर्जी के लायक नहीं हो। मैंने अपनी आवाज धीमी की। कंपनी ट्रिप परसों है, क्या तुम जा रही हो? आयरिस ने एक पल के लिए विचार किया और सीधे जवाब नहीं दिया। देखते हैं। ट्रिप से एक दिन पहले कंपनी ने ईस्ट माउंटेन पर एक उल्का बौछार, मीटियर शावर आउटिंग का आयोजन किया। ओरिजिनल टाइमलाइन में यही वह जगह है जहां आयरिस जो फैमिली एम्पायर के युवा वारिस इवान से मिलती है। वह उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। वह उसके बाद लगातार उसका पीछा करता है, अपनी फैमिली की पावर का इस्तेमाल करके उस पर एक अरेंज मैरिज के लिए दबाव डालता है। लेकिन आयरिस कभी नहीं मानती। मेरे वापस आने के बाद उसका प्रेजेंस कुछ समय के लिए चीजों को डार्क कर देता है। इसे शुरू होने से पहले ही काटने के लिए मैं ट्रिप में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन आयरिस खुद दिखाई नहीं देती।
और मैं काफी श्योर हूँ कि वह जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आदमी को मैं कैजुअली वॉकवे के किनारे से पीछे खींचता हूँ वह इवान निकलता है। मैंने हल्के से कहा, यहाँ उल्का बौछार के लिए आए हो? इवान ने कंधे उचकाए। मैंने सुना है कि आप एक विश मांग सकते हैं, इसीलिए मैं आया हूँ। आसमान गहरा हो गया। चांदनी ने खुद को अंधेरे पर एक घूंघट की तरह लपेट लिया। इवान ने उत्सुकता से पूछा, तुम क्या विश मांगोगे? मेरी आंखों में धूप का एक फ्लैश गुजरा, इससे पहले कि वह ठहरता गायब हो गया। इवान उत्सुकता से झुका। तो तुम्हारी विश क्या है? बस एक पल के लिए मेरी आंखों में कुछ उदास सा गुजरा। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी विश वही है। इवान शांत हो गया। मेरी आवाज में प्यार भारी और दर्दनाक था, एक खुले समुद्र जितना विशाल, अथाह, पूरी तरह से शांत। इसने उसे गहराई में कहीं हिट किया और बिना किसी चेतावनी के उसका सीना भारी हो गया। वह मुझे देखता रहा, बोलने में असमर्थ। मैंने ही तनाव को तोड़ा। उल्कापिंड जल्द ही शुरू होने वाले होंगे। विश मांगने का समय आ गया है। हाँ, विश। इवान वापस आया। चुपचाप उसने एक फैसला किया, वह अपनी जान देकर मेरी लव स्टोरी की रक्षा करेगा। तभी उनके पीछे एक आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। मैं उसकी तरफ मुड़ा। एक फिगर करीब आई। चांदनी में उसके खूबसूरत फीचर्स धीरे धीरे उभर रहे थे। आयरिस ने पहले बात की, कूल और ड्राई तरीके से। ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर आ गई। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। वह एक लॉन्ग ब्लैक कोट में थी जिससे उसकी टांगें एंडलेस लग रही थीं। उसके गले में एक ग्रे निट स्कार्फ लटका हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे पर ढीले गिरे हुए थे, अनमैनेज्ड, एफर्टलेस। उसकी स्किन सफेद जेड जैसी पीली, एक हल्का सा फ्लश लिए हुए थी। हमेशा रहने वाली ठंडक बस थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी जब उसने देखा कि मैं ठीक हूँ। उसने आखिरकार चलना बंद किया और खुद को सांस लेने दिया। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ ये उसी तरह हिट करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इवान उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। मैंने वापस उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर उस बेताब दीवानगी का कोई नाम नहीं था। इसके बजाय वह सावधान लग रहा था। तुम कौन हो? आयरिस ने उसकी तरफ संक्षेप में देखा और जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। वह मेरी तरफ मुड़ी। तुम्हें क्या हुआ था? लीना ने कहा कि वह तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मैंने पलकें झपकाई और आयरिस की आंखों में तात्कालिकता, अर्जेंसी देखकर मुझे अचानक बेचैनी महसूस हुई। मुझे बस बौछार देखने के लिए एक जगह मिल गई थी। मैंने बिना सोचे कहा। आयरिस ने मुझे सूखे पत्तों पर बैठे देखा। वह इस बात को छिपाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी कि जब उसे कॉल आया था तो वह कितनी पैनिक हो गई थी। वह कैसे जल्दबाजी में पहाड़ पर भागी थी। उसने बिना एक शब्द के अपना स्कार्फ आगे बढ़ा दिया। जब मैंने इसे नहीं लिया तो वह आखिरकार धीरे से बोली, इसे अपने नीचे रख लो, जमीन ठंडी है। जैसे वह डर रही हो कि मैं अभी भी नो कह दूंगा। उसने जल्दी से जोड़ा, सबको चिंता में मत डालो। मैंने स्कार्फ का छोर पकड़ा और उसकी तरफ ऊपर देखा। क्या तुम रुकोगी और मेरे साथ देखोगी? मैंने स्कार्फ के एक छोर को पकड़ रखा था और उसकी तरफ ऊपर देखा। क्या तुम रुकोगी? आयरिस फ्रीज हो गई। उसने अपने बगल में खड़े इवान की तरफ देखा जो असहज था। इवान ने स्थिति पर एक नजर डाली, जानबूझकर मुस्कुराया और चुपचाप खिसक गया। जब सिर्फ हम दोनों रह गए तो आयरिस वापस मुड़ी। उसने अपने होंठों पर उंगलियां छुई और एक सॉफ्ट, जानबूझकर की गई खांसी दी। मेरे पास समय नहीं है। मैंने स्कार्फ छोड़ दिया। मेरा चेहरा उतर गया। मैं जानता हूँ। मेरी आवाज फ्लैट और भारी निकली। हर बार जब तुम्हारे पास समय था मैं ही था जिसने इसे मिस किया। आखिरी हिस्सा मैंने बमुश्किल जोर से कहा, लगभग सिर्फ खुद से। लेकिन आयरिस ने हर एक शब्द सुन लिया। उसका दिल एक ऐसी वजह से दुखने लगा जिसका वह नाम नहीं ले सकती थी। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय कुछ तीखा और सूजा हुआ उसके सीने में भर गया, जैसे कोई छोटी और अथक चीज धीरे धीरे उसके दिल को खा रही हो। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया और अपनी आंखें थोड़ी और चौड़ी खोली, आंसुओं को गिरने से रोकने के लिए संघर्ष करते हुए। मेरे बगल की जमीन हिली। मैं मुड़ा और पाया कि आयरिस मेरे बगल में बैठ रही थी। उसने हमारे बीच स्कार्फ को चिकना करके फैलाया। फिर जैसे वो अपने बेहतर फैसले के खिलाफ हार मान रही हो, उसने अपने बगल वाली जगह को थपथपाया। बैठो। आयरिस ने अपना सिर पीछे झुकाया और तारों से भरे आसमान की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई। ग्रैंड रीच के साथ एक कठिन लड़ाई आने वाली है। लीगल डिपार्टमेंट बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं बैठ गया। उसकी खुशबू तुरंत मेरे चारों ओर लिपट गई। आयरिस ने इंस्टिंक्ट पर मेरी तरफ देखा। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने नोटिस नहीं किया और धीरे धीरे सावधानी से करीब खिसका। जैसे ही मैं उसका हाथ छूने ही वाला था जिसे उसने अपने कोट की आस्तीन में छुपा रखा था, आयरिस ने अचानक मेरा नाम लिया। मैंने ऊपर देखा और सीधे उसकी बर्फीली निगाहों में चला गया। तो तुम सच में च्यू एम्पायर क्यों आए? मैं जानना चाहती हूँ। अब मेरा सीना भारी हो गया, लेकिन मैंने निगाहें नहीं हटाई। मैंने बस उसे देखा। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो आयरिस के चेहरे पर धीरे धीरे निराशा भर गई। उसने आह भरी और दूसरी तरफ मुड़ गई। ठीक है, मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगी। तभी रोशनी की एक लकीर ने आसमान को काट दिया। फिर एक और एक और। रोशनी के ट्रेल्स एक के बाद एक क्षितिज, होराइजन की तरफ नीचे गिर रहे थे। सेकंडों में पूरा आसमान जगमगा उठा। आयरिस ने अपनी 19वीं बर्थडे पर मांगी विश के बारे में सोचा। उसने हमेशा मेरे साथ रहने की विश मांगी थी, लेकिन उसका हमेशा
उस साल खत्म हो गया जब मैं देश छोड़कर चला गया था। मेरी विश है। मेरी आवाज धीमी निकली। आयरिस। उसने अपना नाम सुना और हल्की सी भौहें सिकोड़ी। ऊपर देखना शुरू किया, फिर ठंडी रह गई क्योंकि मैं उसकी हथेली में एक चांदी की अंगूठी रख रहा था। मैंने खुद को धीरे और स्थिर तरीके से दोहराया, मेरा मतलब है, मेरी विश तुम हो। चांदी की अंगूठी उस मैचिंग पेयर का आधा हिस्सा थी जिसे मैंने तब अपने कमाए पैसों से खरीदा था। मैंने एक को छिपा कर रखा था और दूसरा उसे बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया था। मैंने अपनी वाली को एक चेन में पिरोया था और उसे नेकलेस की तरह पहनता था, सुरक्षित रखी हुई, ठीक मेरे दिल के ऊपर आराम करती हुई। आयरिस ने अपने हाथ में अंगूठी को घूरा और अपनी उंगलियां उसके चारों ओर बंद कर ली। उसे याद आया, मेरे देश छोड़ने की रात से पहले उसने गलती से अंगूठियों के बारे में सच्चाई का पता लगा लिया था। जिस दिन मैं गया, वह अपनी वाली पहनकर मुझसे मिलने आई थी और मैंने उससे कहा था कि यह सिर्फ दोस्तों के बीच का एक गिफ्ट था। मैंने उससे कहा था कि मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो इशारा नहीं समझ सकते। वह प्राउडी, तेज तर्रार लड़की अपमान से लाल हो गई थी और उसने अपनी उंगली से अंगूठी को नोच लिया था। उसने इसे सड़क के किनारे एक कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था और बिना पीछे मुड़े चली गई थी। अब उसकी हथेली में बैठी अंगूठी यह उसकी ही थी। बैंड के अंदर के हिस्से पर सी लेटर एनग्रेव्ड खुदा हुआ था। आयरिस अपनी बंद मुट्ठी को घूरती रही। उसका दिमाग टिमटिमाते उल्का पिंडों के नीचे अस्थिर था। रोशनी के छोटे छोटे टुकड़े उसकी आंखों में मुड़े और बिखरे, अंधेरे में कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करते हुए जो आंसुओं की तरह चमक रहा था। उसके सीने में कुछ हिला, उसकी सारी ताकत एक साथ खत्म हो गई। रीड, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? उसके सीने में कुछ हलचल हुई और ऐसा लगा कि उसके शरीर की सारी ताकत उसे छोड़कर चली गई। रीड, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मैं एक दूसरे के चक्कर काटने से थक गई हूँ। चलो इसे एक असली मौका देते हैं, और अगर ये काम नहीं करता है तो हम हमेशा के लिए जाने देंगे। तो तुम जो कह रहे हो वो ये है कि तुम मुझ पर हार मानने के लिए तैयार हो, क्या यही है? आई एम सॉरी, रीड। आयरिस अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका पैर बिना सोचे जमीन को थपथपा रहा था, एक छोटी सी बेचैन आदत। अगर तुम इसे इस तरह रखना चाहते हो तो हाँ, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम तैयार नहीं हो तो वह भी ठीक है। मैं तैयार हूँ, आई एम इन। आयरिस शांत हो गई। वह मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उसकी आवाज में कुछ लगभग अविश्वास जैसा था। तुम श्योर हो? मैंने खुद को पेड़ के सहारे ऊपर उठाया और उसकी आंखों में स्थिरता से देखा। अभी इसी वक्त से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाए और अपनी बाहें खोल दी। मेरे पीले चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। क्या मुझे एक हक मिल सकता है बेब? आयरिस के अंदर कुछ एक शॉक वेव की तरह शिफ्ट हुआ। अंगूठी उसकी हथेली में चुभी, तीखी, असली। बिना किसी और हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ी और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके बाल मेरे चेहरे के साइड में दबे हुए थे। उसने मेरी सांसों की गर्मी को अंदर लिया। हर एक सांस उसके दिल के खिलाफ सॉफ्टली लैंड कर रही थी। मैंने अपनी बाहें आयरिस के चारों ओर लपेट ली और चुपचाप बोला, कम से कम तब तक जब तक तुम दूर जाने के लिए तैयार ना हो जाओ। चलो इसे ठीक से करते हैं, डील? आयरिस ने एक सॉफ्ट आवाज के साथ जवाब दिया जो बमुश्किल एक शब्द था, और मैंने इसे उसके सीने से होकर मेरे सीने में गूंजते हुए महसूस किया। मैं चुपचाप हंसा और उसे और करीब खींचा। तभी एक छोटे हाथ ने मेरी कमर की सॉफ्ट स्किन को चिकोटी काटी। उसकी आवाज कूल, लो और कुछ और की हल्की सी धार लिए हुए गिरी, तो फिर बेब, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी हेल्थ के साथ क्या चल रहा है? शांत रात के आसमान के नीचे आयरिस ने मेरी आंखों में कुछ चमकते हुए पकड़ा, हिचकिचाहट, और फिर मैंने उसे एक ऐसा लुक दिया जो मासूम तो बिल्कुल नहीं था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस वक्त तुम्हें किस करना ज्यादा पसंद करेगा? मेरी आंखों की हिचकिचाहट गायब हो गई। उसकी जगह तुरंत एक ऐसी मुस्कान ने ले ली जिसके पीछे कोई अच्छे इरादे नहीं थे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें किस करना चाहता है? आयरिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके कानों के सिरे एक पल में लाल हो गए। जब मैं इतना डायरेक्ट होता हूँ तो उसे समझ नहीं आता कि मुझे कैसे हैंडल करे। मैंने अपना सिर नीचे किया। जैसे ही मेरे होंठ उसके होंठों से मिले, उसके बारे में सब कुछ, वह सॉफ्ट अनोखी वार्मथ मेरे अंदर भर गई, मेरे दिमाग के हर कोने को भरते हुए। एकमात्र विचार जो बचा था वह ये था कि मैं कितनी बुरी तरह से जारी रखना चाहता हूँ। जैसे ही आयरिस पूरी तरह से मेरे अंदर समा गई, मैंने खुद को पीछे खींचा। मेरी सांसें अभी भी गर्म उसके चेहरे पर गिर रही थी। कुछ और है जो तुम पूछना चाहती हो? एक उंगली धीरे से मेरे होंठों पर दब गई। आयरिस की आवाज सॉफ्ट निकली। इस वक्त कुछ नहीं पूछ रही थी मैं, बल्कि तुम्हें किस करना चाहूंगी। और फिर एक किस जो एक लहर की तरह था जिसने परमिशन नहीं मांगी, मेरे दिल के चारों ओर कसकर खींचते हुए। जैसे ही वह उठा और गिरा, आयरिस के बिना सुरक्षा वाले प्यार में लिपटकर मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ पहली बार शांत हो गया। ग्रैंड रीच की मीटिंग खत्म हो रही थी। जब से यह शुरू हुई थी, मैंने मार्कस की हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण निगाह को अपने ऊपर लॉक महसूस किया था। मैं नहीं डिगा, मैंने उसका सामना डट कर किया। इसी बीच मार्कस के ठीक बगल में बैठी आयरिस का ज्यादातर ध्यान मुझ पर था। जैसे ही मैं हिला, वह करीब झुकी और फुसफुसाई, तुम ठीक हो? मैंने चुपचाप टेबल के नीचे उसका हाथ ढूंढा और अपना हाथ उसके हाथ पर बंद कर लिया। हमारी अगली
अगली डेट कब है? मेरी पकड़ की गर्माहट शिफ्ट हुई, कभी हल्की कभी मजबूत। आयरिस का चेहरा नहीं बदला, वह पूरी तरह से कंपोज्ड अनटचेबल सीईओ लग रही थी, लेकिन उसकी पिंकी फिंगर धीरे से मेरी पिंकी फिंगर में उलझ गई। उसकी आवाज कूल रही, लेकिन उसके नीचे की केयर असली थी। तुम्हारी मर्जी, योर कॉल। मैंने कमरे के चारों ओर एक नजर चुराई। लीना एक गर्वित आंटी की तरह मुस्कुरा रही थी। मार्कस ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ कड़वा निगल लिया हो। बाकी हर कोई घूरने के लिए बेताब था, लेकिन डर रहा था। जबड़े व्यावहारिक रूप से फर्श पर थे, और फिर भी सबके सामने खुलेआम उसकी फेवरेटिज्म, पक्षपात इतनी सहज थी, इतनी अनगार्डेड। इसने मुझे चुपचाप हैरान कर दिया। आयरिस के बारे में कुछ अलग लग रहा था। च्यू एम्पायर की कमान संभालने वाली आयरिस के बारे में कुछ अजीब लग रहा था। ठीक वहां सबके सामने उसका लगाव बोल्ड और पूरी तरह से नेचुरल था। इसने ईमानदारी से मुझे चौंका दिया। मुझे लगातार ये फीलिंग आ रही थी कि आयरिस कुछ प्लानिंग कर रही है। ये वह लड़की नहीं थी जो तुम्हारे चिढ़ाते ही शर्मा जाती थी। क्या वह कुछ छुपा रही थी? इससे पहले कि मैं आगे सोच पाता, मार्कस टेबल के पार खड़ा हो गया। उसने अपनी टाई सीधी की और आयरिस पर एक लोडेड लुक निशाना साधा। इसके साथ मीटिंग खत्म होती है और रीड, क्या मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अकेले में तुमसे कुछ बात मिल सकती है? कोई भी देख सकता था कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। आयरिस ने ऊपर देखा भी नहीं। उसका हाथ मेरे हाथ पर थोड़ा और कस गया और मैं वहां नहीं हो सकता था। मार्कस ने अपने दांत भींचे, साफ तौर पर आहत होकर। मैंने अपने मुंह का कोना ऊपर उठने दिया। मार्कस चलें। आयरिस की भौहें थोड़ी झुकी। उसने मुझे एक ऐसा लुक दिया जो कह रहा था कि वह पूरी तरह से सहमत नहीं है। मैंने उसे विंक, आंख मारना किया। मेरी मुस्कान पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरी थी। आयरिस ने अपना सिर कड़ाई से घुमा लिया। उसके कानों के सिरे लाल हो गए। नीचे कैफे में मार्कस ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। आयरिस के साथ तुम्हारा वास्तव में क्या रिश्ता है? उसने हाल ही में तुम्हें जो अटेंशन दिया है वह बहुत ज्यादा है। पहले आयरिस हमेशा इतनी कंट्रोल्ड, इतनी गार्डेड रहती थी। अब वह अपनी भावनाओं के साथ इतनी ओपन है। वह बस इसके साथ कैसे बैठ सकता था? मैंने अपने चेहरे पर एक बहुत हल्की सी शिकन आने दी। जब मैं दोबारा बोला तो गर्मजोशी गायब थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है। मार्कस ने खुद को रोका और सुना कि वह कितना तीखा लग रहा था। उसने एक जबरदस्ती की मुस्कान बनाई। सॉरी, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मेरे मन में उसके लिए गहरी भावनाएं हैं। मैंने बहुत ज्यादा पुश किया। मैंने अपना आपा खो दिया। तुम इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल तो नहीं करने वाले, है ना? एक वयस्क पुरुष जिसकी आंखों के कोनों में आंसू आने की धमकी दे रहे थे। कोई भी पास से गुजरने वाला सोचेगा कि मैं ही क्रूर हो रहा था। मैंने कॉफी की एक शांत चुस्की ली। ये एक सिंसियर माफी है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आयरिस और मेरे बीच जो है वह पर्सनल है। मैं इसे अपने तक ही रख रहा हूँ। क्या तुम सच में किसी पर्सनल चीज पर एक वकील को दबाना चाहते हो? मार्कस का चेहरा कई रंगों से गुजरा। उसने इस मीटिंग से पहले मुझ पर अपनी रिसर्च की थी, तो वह कैसे भूल गया? इस सहज बेफिक्र सतह के नीचे कानूनी दुनिया से बाहर आने वाले सबसे शार्प और सबसे डरावने नामों में से एक था। उसने अपना कप पकड़ा। उसने अपने एक्सप्रेशन को स्मूथ किया और वापस अपने असली मकसद पर आ गया। ग्रैंड रीच के तहत एक सब प्रोजेक्ट है। मेरा सीना उछल पड़ा। यहाँ यह था। मार्कस ने अपने बैग से एक फोल्डर निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। ग्रैंड रीच के साइड में ईस्ट नाम का एक रेस्टोरेंट चेन है। ग्रैंड रीच की तरफ से लीड के रूप में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इस सब प्रोजेक्ट को टेक ओवर करोगे। यह एक ट्रिकी प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे केवल तुम्हारी स्किल के लेवल पर भरोसा है। ईस्ट एक बजट बारबेक्यू चेन था। इसके कठिन माने जाने की वजह सीधी थी। हर एक लोकेशन एक रफ मिक्स्ड नेबरहुड, मिश्रित पड़ोस में बैठती थी। बिजनेस में एक ग्रे एरिया एलिमेंट था। हाई अर्निंग, हाई लॉसेस, झगड़े, डाइन एंड डैश, खाकर भागना की घटनाएं मूल रूप से रूटीन थी। फाइल को देखते हुए मुझे याद आया कि मेरी पिछली जिंदगी में एक बड़े झगड़े के केस को हैंडल करते हुए ही मैं क्रॉसफायर में फंस गया था। मेरा दिल बैठ गया था और मैं मर गया था। एक भारी कुचलने वाला वजन मेरे सीने में उठा, जिसने तब तक दबाया जब तक कि मैं बमुश्किल सांस नहीं ले पाया। मेरा एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। मार्कस मुझे काफी देर तक शांत रहते देखता रहा। उसके चेहरे पर एक स्मग घमंडी मुस्कान फैल गई। उसने जानबूझकर पुश किया। पूरी तरह से समझने योग्य है अगर तुम डिक्लाइन करते हो। बस एक शर्म की बात है, पार्टनरशिप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगी। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। मेरे चेहरे से हर एक साया साफ हो गया। मेरा मुंह ऊपर की तरफ घुमा। मेरी आवाज फ्लैट निकली, मैं इसे ले लूंगा। जैसे ही मैंने कैफे से बाहर कदम रखा, एक व्हाइट पोर्श आई और ठीक दरवाजे पर रुक गई। आयरिस पैसेंजर साइड में खड़ी थी, लंबी टांगों वाली, सहजता से पोइज्ड। उसने मुझे वहां अचानक खड़े देखा और एक पल में मेरा मूड पड़ लिया। उसका मुंह कड़ा हो गया। वह चुपचाप बोली, मुझे तुम्हें वहां अकेले कभी नहीं जाने देना चाहिए था। उसने मुझे स्तब्ध और थका हुआ देखा और तुरंत मेरा मूड क्लॉक किया। उसका जबड़ा सेट हो गया। मुझे तुम्हें वहां कभी नहीं जाने देना चाहिए था। मैं इसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाया। मैं करीब आया। आयरिस ने अपना हाथ मेरे हाथ में डाला। चलो, तुम्हारी कॉल, हम उस डेट पर जा रहे हैं। अचानक हुई नजदीकी, उसकी जानी पहचानी खुशबू मुझे किसी ऐसी चीज की तरह लपेट रही थी जिसे मैं हमेशा से जानता हूँ। इसने पिछले 1 घंटे के छोड़े गए वजन को धीरे धीरे उठा लिया, लेकिन उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। क्या ये अभी भी काम के घंटे नहीं है? आयरिस ने ऊपर देखा, एक प्लेफुल मुस्कान। मैं बॉस हूँ। उसकी आंखों में छोटी छोटी रोशनी की किरणें नाच रही थी। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाए और शब्दों को बाहर निकालने से पहले ही हंसने लगा।
यस बॉस, ऑर्डर्स रिसीव्ड। आयरिस के मुंह का कोना ऊपर उठा, उसकी आंखें मुझ पर टिक गईं, जिस तरह स्टारलाइट हमेशा अपने मून का पीछा करती है। यह वह शानदार डेट स्पॉट है जो तुम्हारे दिमाग में था। आयरिस पुरानी स्कूल रोड को लाइन से घेरे साइकैमूर के पेड़ों को देखते हुए खड़ी थी। उसकी मेमोरी में कुछ सतह पर आया और मुस्कान गायब हो गई। वह शांत हो गई, उसका चेहरा और ठंडा हो गया। मैं बिल्कुल जानता था कि वह किस बारे में सोच रही थी। वह दीवार जिससे वह तब टकराई थी, कढ़ाई और वह इंसान जिसका उसने इंतजार किया जो कभी नहीं आया। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले से ही जानता था कि उसका मूड शिफ्ट हो चुका था। मैंने पहले बात की, क्या तुम्हें पछतावा है मेरे जैसे किसी से प्यार करने का? आयरिस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने सवाल वापस घुमा दिया, तुम किस तरह के इंसान हो? उसने शिकन को स्थिर रखा, देखे जाने की शर्मिंदगी का एक भी फ्लिकर नहीं। एक पल बीता। आयरिस ने एक शांत सांस छोड़ी। जब उसने जवाब दिया तो उसका चेहरा गंभीर था। मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। हवा ने जमीन पर बिखरे गिरे हुए साइकैमूर के पत्तों को हिला दिया। वे उसकी स्कर्ट के हेम को दबाने के लिए दौड़े। वह नीचे झुकी और उसने एक पत्ता उठा लिया, बिना किसी शब्द के उस पल को शिफ्ट करते हुए। ये पेड़, ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। मुझे पछतावे की एक टीस महसूस हुई। टाइमिंग सही नहीं थी। आयरिस अभी भी जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उस पल को काटते हुए चश्मे वाली एक महिला वहां खड़ी थी, जिसके हाथ किताबों के एक ऊंचे ढेर से लदे थे। वह मुझे फटी आंखों से देखती रही। रीड, क्या ये सचमुच तुम हो? मैंने उसे ऊपर से नीचे देखा और मैंने उसे पहचान लिया। कॉलेज की एक क्लासमेट वेरा। वेरा ने अपने चश्मे को ऊपर धकेला और शर्मीले अंदाज में कहा, ये सचमुच तुम ही हो। मैंने तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद से नहीं देखा है। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए रुक गई थी और मेरे पास तुम्हारी कोई चीज है जो वापस करनी है। जैसा कि उसने कहा, वह साफ तौर पर फ्लस्टर्ड, घबराई हुई हो गई थी। आयरिस, जो साइड में खड़ी होकर परवाह न करने का नाटक कर रही थी, तुरंत मेरे सामने आ गई। सॉरी, उसके पास आज पहले से ही मेरे साथ प्लान्स हैं। तभी वेरा ने मेरे बगल में आयरिस को नोटिस किया। कॉलेज में 4 साल तक वेरा ने बोल्डली लगातार मेरा पीछा किया था, जो पड़ोसी स्कूल की सबसे सेलिब्रेटेड ब्यूटी थी। अब वह बस अपनी किताबों को गले लगाए नीचे देख रही थी। गाल हल्के से लाल थे। अगर वह ईमानदार है तो वह आयरिस के साहस की तारीफ करती है। भले ही मैंने तब आयरिस को कभी स्वीकार नहीं किया था, हम दोनों एक ऐसी लव स्टोरी जी रहे थे जिसे हर कोई देख सकता था सिवाय खुद के। अगर वेरा इतनी बहादुर होती तो क्या चीजें अलग होती? मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। एक विचार सतह पर आया। मैंने आयरिस के हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। मुझे पहले अपनी चीजें ले लेने दो। आयरिस की आवाज में जलन की एक तीखी धार थी। इतना इंपॉर्टेंट? मैंने उसे आधा हताश आधा शौकीन लुक दिया। मैं वेरा की तरफ बढ़ा। इसे संभाल कर रखने के लिए थैंक यू। क्या हम इसे अभी लेने जा सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म भी कर पाता, वेरा ने किताबों के उस मोटे ढेर के ठीक बीच से एक लिफाफा निकाला और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं किसी ऐसे इंसान के लिए सचमुच हैरान था जिसे वह शायद फिर कभी न देख पाए। वह इसे पूरे समय अपने साथ लेकर चल रही थी। आयरिस की आंखें तुरंत शार्प हो गईं। उसने कुछ कदम पीछे लिए, करीब नहीं, और मुड़ गई। मैंने भी लिफाफा नहीं लिया। मैंने वेरा के कहने का इंतजार किया जो उसे कहना था। कोई इतना सिंसियर इंसान सुनने के लायक है। हमारे बीच के शांत अनकहे समझ को देखकर वेरा ने आगे दबाव नहीं डाला। वह मुस्कुराई, एक जाने देने वाली मुस्कान, लिफाफे को वापस पन्नों के बीच दबाया और मुझे पूरी किताब सौंप दी। मैंने नीचे देखा। टाइटल पढ़ रहा था, द स्टोरीज ऑफ द सहारा। अंदर के कवर पर ब्लैकिंग से लिखा था, आसमान से रेत का एक दाना गिरता है और बिल्कुल वैसे ही सहारा का जन्म होता है। हम सभी अंत में उन चीजों के बंदी बन जाते हैं जिनका नाम हम तब नहीं रख पाए जब हम युवा थे, लेकिन हर कोई अपनी पसंद खुद बनाता है। बोल्ड लड़की आगे बढ़ती है, प्यार को अपनी पसलियों के खिलाफ आर्मर कवच की तरह दबाए। शांत लड़की कुछ नहीं कहती, लेकिन उस दिन से वह एक गुलाब को अपने दिल के करीब दबाकर रखती है। वेरा को कोई पछतावा नहीं था। उसने पहले ही वह सब कह दिया था जो उसे कहना था। जब आयरिस ने देखा कि यह सिर्फ एक लिफाफा था तो उसका तनाव थोड़ा कम हो गया। उसने सावधानी से जांच की, यह क्या है? मैंने उसे कूल खेलने की इतनी कड़ी कोशिश करते देखा और मैं लगभग हंस पड़ा। मैंने किताब से लिफाफा निकाला और उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा। यह कोई लव लेटर नहीं है। आयरिस की निगाहें तुरंत लिफाफे पर लॉक हो गईं। उसकी आंखें खतरनाक रूप से स्थिर हो गईं। इससे पहले कि वह किनारे पर गिरती, मैंने उसे आयरिस के हाथों में दबा दिया। यह तुम्हारे लिए है सनी। उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला, अभी भी कूल, अभी भी कंपोज्ड, लेकिन मैं शिफ्ट महसूस कर सकता था, जैसे बारिश के बाद बादल अलग हो रहे हों। उसने अपना गला धीरे से साफ किया और इसे ले लिया। उसकी पतली उंगलियों ने खत को खोला। अंदर केवल कुछ ही लाइनें थीं, लेकिन हर शब्द के साथ उसकी आंखें और सॉफ्ट होती गईं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अगला शो दिखाने ले जाऊं, चलो साथ चलते हैं। बहुत समय पहले किए गए एक प्रॉमिस का जवाब। वे शब्द जो मैं उस साल कभी पूरे नहीं कर पाया। साइकैमूर के पेड़ के नीचे उन छोटे पलों में छिपी भावनाएं जिन्हें उसने कभी नोटिस नहीं किया। मैंने अपना सिर नीचे किया
और चुपचाप बोला, कुछ काम आ गया था, मैं देश छोड़कर चला गया था, इसीलिए मैं इसे तुम्हें कभी दे नहीं पाया। बहुत देर हो गई, मैंने अभी अभी एक बम गिराया था और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि मैं आयरिस के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा था। लेकिन वह पल उस तरह नहीं खेला जैसा मैंने उम्मीद की थी। आयरिस ने अपनी बाहें मेरे चारों ओर कसकर लपेट ली और अपना चेहरा मेरे सीने में दबा दिया। मैं उसका एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था, पर मैं इसे महसूस कर सकता था। जब से मैं वापस आया था, आयरिस एक खींची हुई रस्सी की तरह थी और अब आखिरकार वह ढीली हो गई। वह मेरे करीब आने से डरती थी और भी ज्यादा डरती थी मेरे चले जाने से। अब वह रस्सी ढीली हो गई। वह मेरे करीब आने से डरती थी और भी ज्यादा इस बात से कि मैं चला जाऊंगा। उसके अंदर का वह पुश और पुल, मुझे चाहना, फिर उसके लिए खुद को सजा देना। शायद यही वजह थी कि मेरी पिछली जिंदगी में मेरी मौत की खबर ने उसे इतनी तेजी से डिप्रेशन में धकेल दिया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मुझे आयरिस को कुछ मजबूत देना होगा, एक क्लियर चॉइस और एक ऐसा प्यार जिसे वह पकड़ सके, वरना वह वापस उसी नियति की तरफ बढ़ जाएगी। पकड़ने से डरती, जाने देने से डरती। उस शाम मैं सोफे पर बैठकर अपनी हर्बल दवा पी रहा था, चीजों को अपने दिमाग में पलट रहा था। उसने जरूर उसी रात जाकर इसकी जांच की होगी। उसने मेरी हार्ट कंडीशन के बारे में पता लगाया और शायद समझ गई कि मैं क्यों चला गया था। तब से ही उसका पूरा एटीट्यूड बदला हुआ था। तो वह वास्तव में मेरे साथ नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इस बारे में इतनी गार्डेड रही थी, और फिर भी अब वह 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। थोड़ा बैकफायर कर गया। अब वह खुद दोषी महसूस कर रही है। मैंने सोफे पर खुद से बुदबुदाया और एक और कड़वी चुस्की ली। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ी। चीजें उन तरीकों से शिफ्ट हुई थीं जिनकी मैंने प्लानिंग नहीं की थी। मैं ऑफिस रोमांस को थोड़ा और लंबा चलाना चाहता था, पर शायद यह भी उतना बुरा नहीं है। जिसकी बात करते हुए मेरी ईस्ट की विजिट, वह जगह एक चौराहे पर बैठती है। बाईं ओर एक परित्यक्त कंस्ट्रक्शन का हिस्सा, उस तरह की जगह जहां से हर तरह के लोग गुजरते हैं। पास में ही एक एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट और ज्यादातर रेनोवेशन की दुकानें सड़क के किनारे थीं। ईस्ट उस एरिया का इकलौता रेस्टोरेंट था और ईमानदारी से बिजनेस ठीक ठाक था। एक बार जब मुझे जगह का अंदाजा हो गया तो मैं लंच के लिए अंदर गया। जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, मैंने सब कुछ भांप लिया। मैं अंदर गया और तुरंत मुझे एक घूरने की दीवार जैसी हिट हुई। हॉस्टाइल, डायरेक्ट, मुझ पर लॉक्ड। मैंने बिना पलक झपकाए इसका सामना किया। वह आदमी एक टैंक की तरह बना हुआ था। चौड़े कंधे, मोटी बाहें, ब्लैक स्लीवलेस शर्ट, कुछ चेले उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। मुझे वह याद था, रेक्स। रेक्स इस पूरे क्रू का रिंग लीडर। मैं सीधे खिड़की के पास एक कोने की टेबल पर गया और बैठ गया। मेरी पिछली जिंदगी में रेक्स ने डाइन एंड डैश किया था, फिर एक युवा वेट्रेस को हैरास, परेशान करना शुरू कर दिया था जो उसकी टेबल पर सर्व करने आई थी। ह्यूमिलेटेड और फ्यूरियस होकर उसने कड़ी टक्कर दी और टेबल से एक बोतल गिरा दी। रेक्स, जो पहले से ही ब्लैकआउट ड्रंक था, ने बोतल पकड़ी और उसे उस पर घुमा दिया। आसपास किसी की कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हुई। स्कूल के बाद गुजरने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे जो आगे बढ़े। जब तक मैं पहुंचा, ये एक फुल ऑन झगड़े में बदल चुका था। अराजकता में मैं गिर गया। मेरी हार्ट कंडीशन भड़क उठी। मैं बच नहीं पाया। अब मैं यहाँ लंच के साथ अपना समय लेते हुए बैठा हूँ, खुद से कह रहा हूँ इस बार उनमें से कोई नहीं बचेगा। अचानक रेक्स के आदमियों में से एक, लाउड शर्ट, बड़ा एटीट्यूड, चिल्लाया, अपनी ठुड्डी मेरी तरफ झुकाते हुए जैसे जगह उसकी हो। हे नया चेहरा, आओ हमारे साथ एक ड्रिंक लो। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैंने उसे सुना ही नहीं। मैंने अपनी आखिरी बाइट खत्म की, अपनी जैकेट सीधी की और जाने के लिए खड़ा हुआ। वह आदमी इग्नोर किए जाने पर खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह मुझे पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसका हाथ मेरी आस्तीन तक कभी नहीं पहुंचा। एक मोशन में मैंने उसे उसकी पीठ के पीछे जोर से मरोड़ दिया। वह लाल हो गया, आजाद होने के लिए जोर लगा रहा था, केवल ये पाने के लिए कि जो एक पतली पकड़ लग रही थी वह लोहे जैसी थी। उसने दर्द में अपने दांत भींचे। मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदला। जैसे ही उसने गाली देने के लिए अपना मुंह खोला, मैंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रेक्स देखता रहा। जबड़ा डार्क और टाइट था, उस आदमी को घूरते हुए जिसने अभी अभी उसे कमजोर दिखाया था। मैंने छोड़ दिया। वह चेला फर्श पर गिर गया। आंखें डर से फटी थीं, गाली बुदबुदाते हुए जैसे ही वह रेक्स की तरफ वापस रेंग कर गया। यूजलेस! रेक्स ने शराब का एक घूंट अंदर लिया। ये बताना मुश्किल था कि वह किससे बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह खुद इसे हैंडल करना चाहता है। मैंने अपनी उंगलियों को एक एक करके चटकाया। एक पल के लिए मैं लगभग भूल गया कि मैं एक वकील हूँ। कानून चीजों को संभाल सकता है, पर अभी मुझे इस कचरे से पर्सनली निपटना है। रेक्स और उसके क्रू ने एक साथ अपनी कुर्सियां पीछे खींची और खड़े हो गए। उन्होंने मुझे नीचे घूरा। तनाव एक जलती हुई फुसफुसाहट जैसा था। तभी एक तीखी, कॉन्फिडेंट आवाज ने दरवाजे को काटा। लोगों की एक भीड़ उसके पीछे ईस्ट में उमड़ पड़ी। डॉन! मैं हैरान होकर बोल पड़ा। इवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इवान अपने दल को अंदर लाया और एक सीट ली, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे उसने रेक्स के क्रू को बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया। खुद को सीधे मेरे और उनके बीच रखते हुए, मुझे पूरी तरह ब्लॉक करते हुए, उसने अपनी आवाज धीमी की। वे लोग तुम पर कूदने वाले थे। मैंने इससे इनकार नहीं किया। इवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसी की इतनी हिम्मत कि उस आदमी से पंगा ले जिसने उसकी जान बचाई थी? उसकी नर्व्स
उसके बॉडीगार्ड्स की दीवार ने तुरंत अपने बॉस की निगाहों का पीछा किया, रेक्स की टेबल पर ठंडी निगाहें लॉक करते हुए। रेक्स ने अपने हाथ में कप को क्रश कर दिया। उसने उठना और जाना शुरू किया। मैंने आह भरी, तुमने अभी तक पे नहीं किया है। रेक्स ने मुझ पर एक ऐसा लुक घुमाया जो पेंट को छील सकता था। मैंने इसका शांति से सामना किया। इवान ने टेबल पटकी। मैं देखना चाहूंगा कि आज कौन डाइन एंड डैश करने की कोशिश करता है। रेक्स ने रेस्टोरेंट को भरने वाले बॉडीगार्ड्स का सर्वे किया। उसका चेहरा मुड़ गया। उसने अपने बगल वाले चेले को लात मारी। पैसे! वह आदमी नकदी की एक मुट्ठी निकालने के लिए छटपटाया और उसे टेबल पर फेंक दिया। वे भाग गए। इवान तुरंत घूम गया। डॉन, तुम ठीक हो? मेरे डैड का पास की कंस्ट्रक्शन साइट पर एक प्रोजेक्ट है, मैं इसे चेक करने आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपना सिर हिलाया। ये जगह एक प्रोजेक्ट है जिसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, एक नजर देखने आया था। इवान ने राहत की सांस छोड़ी। समझ गया, लेकिन तुम उन लोगों से कैसे निपटने की प्लानिंग कर रहे थे? रफ लोगों को रफ हैंडलिंग की जरूरत होती है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसके बाद इवान ने बिल्कुल वही किया जो इवान करता है। बॉडीगार्ड्स की लहर के बाद लहर बुलाई, बस ये श्योर करने के लिए कि ईस्ट शांति से चल सके। समय के साथ परेशानी कम हो गई और जैसे जैसे जगह सुरक्षित होती गई, बिजनेस वास्तव में बढ़ने लगा। एक प्रमुख कॉन्ग्लोमेरेट महानिगम के बॉडीगार्ड्स को एक बारबेक्यू जॉइंट की रक्षा के लिए तैनात किया गया। मैं सचमुच नहीं जानता कि हंसूं या अपना सिर हिलाऊं। मैं सचमुच नहीं जानता। स्टूडेंट्स जो उस एरिया को अवॉइड करते थे अब रेगुलरली आने लगे। मैंने वोकेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक डिस्काउंट सेट किया और कठिन बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए कुछ पार्ट टाइम पोजीशंस बनाई। उन्हें पैसे कमाने का एक तरीका दिया ताकि एक बुरा पल उन्हें गलत रास्ते पर न धकेल दे। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली जिंदगी में स्टैंड लिया था, इस बार उन्हें एक बेहतर एंडिंग मिली और मैं अपनी खुद की मौत को साइड स्टेप करने में कामयाब रहा। एक बार जब ईस्ट की स्थिति सॉर्ट हो गई तो मेरी इन्वेस्टिगेशन ने कुछ बदतर सामने लाया। रेक्स के छोटे से क्रू में कई वांटेड क्रिमिनल्स शामिल थे। छोटे मोटे अपराधियों को गिनना नामुमकिन था। उन्होंने अपना बिस्तर खुद बनाया था। मैंने फाइल बंद की और जो कुछ भी इकट्ठा किया था उसे पुलिस को सौंप दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं एक रूटीन चेक कर रहा था, मेरे पीछे कुछ हलचल हुई। मैं घूमा और रेक्स सायों से बाहर आया। छिपना खत्म। हाथ में चाकू लिए वह आगे बढ़ा। वह पूरी तरह से बर्बाद लग रहा था। पुलिस के करीब आने के साथ दिनों से भाग रहा था। उसने ब्लेड उठाया। आंखें गुस्से से जल रही थीं। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था तो तुम हमें जेल क्यों भेज रहे हो? अगर तुम हमें इतनी बुरी तरह से गायब देखना चाहते हो तो हम एक साथ नीचे जाएंगे। रेक्स ने चाकू घुमाया और लपका। मैंने ब्लेड को उसकी पकड़ से बाहर किक किया, घूमा और उसकी कलाई को अपने पैर के नीचे पिन कर दिया। दर्द में कराहते हुए उसे नीचे देखते हुए मैंने चुपचाप कहा, तुम अभी भी नहीं समझे। मैं तुम्हें मरा हुआ नहीं देखना चाहता। जिन कॉन्सिक्वेंसेज, नतीजों का तुम सामना कर रहे हो, वे वही हैं जो तुमने खुद बोए थे। वे हमेशा देय होते हैं। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। रेक्स को एक सेकंड के लिए भी इस पर शक नहीं हुआ। उसे लगा कि मैं सचमुच उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। तभी चांदी का एक फ्लैश हुआ। उसके दूसरे हाथ ने अपनी जैकेट के अंदर से कुछ निकाला, एक चाकू। मैं ठीक समय पर पीछे हटा, लेकिन ब्लेड फिर भी मेरी कलाई को छू गया। मैं 2 कदम पीछे हटा और एक अचानक टीस मेरे सीने से टकराई। मेरी पिछली जिंदगी का साया अभी भी मुझे प्रेतवाधित हॉन्ट कर रहा था। रेक्स ने इसे देखा। वह उछला और लपका। ठीक आखिरी सेकंड में ब्लैक ड्रेस में कई बॉडीगार्ड्स गली से बाहर निकले। रेक्स को जमीन पर जोर से पटका गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन एक साफ पंच ने उसे नॉकआउट कर दिया। कुछ और ठोस तरीके से लगे, बिना किसी एक्सप्रेशन के। तभी मैंने उस फिगर को देखा जो बॉडीगार्ड्स के पीछे धीरे धीरे चल रही थी और मैं फ्रीज हो गया। आयरिस, मैं सचमुच स्तब्ध था। वह पूरे हफ्ते बाहर रहने वाली थी। वह 3 दिन पहले वापस आ गई। आयरिस ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका एक्सप्रेशन डार्क था। जब उसने सन्नाटे में मेरे घाव पर पट्टी बांधी, उसने बिना एक पल गंवाए पुलिस को कॉल किया, फिर शांत सटीकता के साथ सब कुछ हैंडल किया, ये श्योर करते हुए कि रेक्स अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताए। वह बस इसी तरह ऑपरेट करती है, स्थिर, गहन, अटूट, पर मैं इसे महसूस कर सकता था। आयरिस आगबूला थी। पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट देने के बाद मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था। मैंने आयरिस की तरफ देखा और एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करूं। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ थोड़े और कस गए। वह खुद को संभालने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज ने उसे धोखा दे दिया। रीड, क्या तुम्हें मेरे प्रति इतना क्रूर होना ही होगा? तुम बीमार हो। तुमने ईस्ट के उस पूरे मेस को अपने ऊपर ले लिया। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते, ठीक है, मैं नाटक कर सकती हूँ कि मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तुम्हें सचमुच कुछ हो गया तो मैं क्या करने वाली हूँ? जैसा कि उसने कहा, उसका पूरा शरीर थोड़ा कांपने लगा। नहीं, तुम्हें पहले ही चोट लग चुकी है। मैंने जल्दी से अपनी कलाई की तरफ इशारा किया, इससे पहले कि अपराध बोध उसे पूरी तरह निगल जाए। उसे शांत करने की कोशिश करते हुए, यह कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कट है। उसने कलाई की तरफ देखा। व्हाइट बैंडेज लगभग आधी कलाई के चारों ओर लिपटी थी। आयरिस ने एक नजर देखा और इस तरह मुड़ गई जैसे यह उसे फिजिकली हर्ट कर रहा हो।
मैं काफी अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे कभी कुछ नहीं बताते। ये मेरी गलती है। जब तुम इस तरह हो तो मैं कैसे जाने दूं? उसकी आंखों के कोनों में आंसू जमा हो गए। वह साफ तौर पर अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। मैंने हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके सिर पर आराम दिया। एक सॉफ्ट आह। चिंता मत करो, मैंने बेबस पर गर्मजोशी से कहा। चाहे ईस्ट में चीजें कितनी भी मैसी क्यों ना हो गई हो, क्या मैंने इसे हैंडल नहीं किया? और मेरी हार्ट कंडीशन, मैंने विदेश में उचित इलाज कराते हुए 3 साल बिताए हैं। मैं लंबे समय तक आसपास रहूंगा। मैं इतनी आसानी से कहीं नहीं जा रहा हूँ। आयरिस ने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज, जो आम तौर पर इतनी गार्डेड रहती थी, सॉफ्ट और स्थिर हो गई। मैं जानती हूँ, मैं पहले ही दुनिया की सबसे बेस्ट मेडिकल टीम लेकर आई हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी लंबी होगी, मेरी जिंदगी से भी लंबी। मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। तो वह बिजनेस ट्रिप मेरी ट्रीटमेंट के लिए थी। मैंने अपना हाथ पलटा और उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें इसे साबित करना होगा। आयरिस मुस्कुराई। जिस दिन से मैं गया था, उसकी आंखों में गहराई में जमी हुई कुछ बर्फ आखिरकार साफ होने लगी थी। मेरे सीने में गर्मजोशी उठी। उसे जानते हुए, एक बार जब उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता चला, वह कभी जाने देने वाली नहीं थी। लेकिन यह पजेसिवनेस नहीं थी, यह अपराध बोध से आ रहा था। वह खुद को ब्लेम करती है, सोचती है कि वह तब काफी मजबूत नहीं थी, कि उसने मुझे इतनी सिक्योरिटी नहीं दी कि मैं उसके साथ ईमानदार हो सकूं। वह लगातार सोचती रही कि वह काफी मजबूत नहीं थी, उसने मुझे इतना नहीं दिया कि मैं खुलकर बात करने के लिए सुरक्षित महसूस कर सकूं। यहाँ तक कि जब वह खुद पहले से ही काफी हर्ट हो रही है, वह अभी भी डरती है कि मैं बिना किसी चेतावनी के गायब हो जाऊंगा। मेरी तरफ से एक शब्द के बिना भी वह इस रिश्ते को अपने तरीके से प्रोटेक्ट करेगी। मैं बस उसे अकेले इसे ले जाने देने से मना करता हूँ। वह मुझसे मिलने से पहले इतने लंबे समय तक इस रास्ते पर अकेली चली है। वह मेरे भरोसे की हकदार है, इसके हर हिस्से की, बिना किसी रिजर्वेशन के। अगर चीजों को यहाँ तक पुश करने से वह बाहर आता है जो वास्तव में उसके दिल में है, तो इसका हर एक हिस्सा इसके लायक है। अगले कुछ दिन मैं आयरिस के करीब रहा। हमने कुछ ऐसा सोखा जिसे हम लगभग कभी नहीं पा सके थे, बस साथ होने की मिठास। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उस महिला ने कहा कि वह आयरिस की माँ है और मिलना चाहती है। मैं एग्रीड अपॉन वेस्टर्न रेस्टोरेंट पहुंचा। मेरे सामने बैठी महिला खुश नहीं लग रही थी। मेरा दिल थोड़ा बैठ गया। कुछ गड़बड़ थी। मेरी पिछली जिंदगी में आयरिस की माँ पूरी तरह से हमारे साइड में थी, तो अब उसके चेहरे पर इस लुक का क्या मतलब था? पर मैंने आयरिस के बारे में सोचा और तुरंत सीधा हो गया। मेरे चेहरे पर एक पॉलिश्ड, विनम्र मुस्कान आ गई। कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वह दोष दे सके। मिसेस च्यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। हेलेन ने अपना चाय का कप धीरे से रखा। उसके शब्द कोमल तो बिल्कुल नहीं थे। मिस्टर डॉन, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं डायरेक्ट बात करूंगी। मैं इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करती। मेरा दिल बैठ गया, पर मैं पीछे नहीं हटा। मिसेस च्यू, मुझे यकीन है कि आपने आने से पहले मेरे बारे में देखा होगा। मेरा मानना है कि मैं आयरिस के योग्य हूँ। जो भी चिंताएं आपके पास हैं, मैं उनमें से हर एक पर काम कर सकता हूँ। हेलेन ने मेरी तरफ ऊपर देखा। उसने मेरी आंखों में कॉन्फिडेंस देखा। जिस तरह से मैं खुद को कैरी कर रहा था, उसमें स्थिरता देखी। उसने आह भरी, तुम कॉन्फिडेंट हो, मैं तुम्हें यह दूंगी, लेकिन इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ ओवरकम नहीं किया जा सकता। वह ऐसे बोली जैसे कोई इस सब से गुजर चुका हो। उसने अपनी चाय की चुस्की ली। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास एबिलिटी है, लेकिन आयरिस इस लायक नहीं है कि कोई उसके लिए इतना सैक्रिफाइस, त्याग करे। मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, आपने आयरिस को पूरी तरह गलत समझा है। हेलेन का चेहरा दिल टूटने और हताशा के बीच कुछ के साथ खड़ा हो गया। मैंने सालों पहले सिर्फ एक बार हिंट दिया था कि उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए, और कल वह मुझसे कहती है कि वह शादी कर रही है। बस ऐसे ही। वह आगे बोलने के लिए संघर्ष करती दिखी। उसने खुद को शांत करने के लिए कई त्वरित चुस्कियां ली। मैं थ्रेड खोने लगा था। मैं एक्सप्लेन करने के लिए बीच में कूदा। वह किसी को खुश करने के लिए मुझसे शादी नहीं कर रही है। हम जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं। हेलेन ने एक तीखी क्लिक के साथ अपना कप नीचे रखा। मिस्टर डॉन, तुम एक स्मार्ट आदमी हो। तुम्हें जरूर पता होना चाहिए कि कोई है जिससे वह लंबे समय से प्यार करती है। इतना गहराई से प्यार करती थी कि इसने व्यावहारिक रूप से उसे कंज्यूम, निगल कर लिया। वह इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ सकती थी? मुझे सचमुच समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। मैंने अपने शब्दों को सावधानी से चुना। क्या कोई चांस है कि जिस इंसान से वह इतने लंबे समय से प्यार करती है, वह मैं हूं? हेलेन फ्रीज होकर घूरती रही। इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। उसने इसे इतने कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि मुझे खुद पर शक होने लगा। वेट, क्या आयरिस के पास कोई और है? दूसरा जो दूर चला गया। हेलेन की गलतफहमी साफ तौर पर गहरी थी। मैंने शुरू से शुरुआत की और उसे पूरी कहानी समझाई। फिर मैंने कॉलेज की एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें हमारा एक छोटा वर्जन साइकैमूर के पेड़ के नीचे खड़ा था। हम दोनों कैमरे में देखकर हंस रहे थे। युवा, फ्री, अनगार्डेड। मेरा चेहरा लेंस की तरफ था। आयरिस पेड़ के सहारे टिकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से मुंह पर टिकी थी। ये फोटो
उसकी एक परफॉर्मेंस के ठीक बाद कैंडिड ली गई थी। किसी ने इसे हमारे जाने बिना पकड़ा था। हम दोनों ने एक एक कॉपी रखी थी। हेलेन इस मोमेंट तक स्केप्टिकल, संदेहपूर्ण रही थी। फिर उसने फोटो देखी और सब कुछ क्लिक हो गया। उसने टेबल पटकी। वह लड़की पिछले कुछ सालों में वह इस फोटो को घूरती रहती थी और खाना खाना भूल जाती थी। हर साल इस डेट पर वह पूरी तरह से शांत हो जाती थी, बस बिखर जाती थी। उस पर एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसे मैं पूरी तरह से नाम नहीं दे सकता मेरे चेहरे को पार कर गया। वह सीक्रेट में इस पर रोया करती थी। हेलेन ने जारी रखा, मुझे लगा कि जिस इंसान से वह प्यार करती थी वह जरूर पहले ही पास अवे मर हो चुका होगा। मेरा दिल मनोरंजन और दुखती कोमलता के बीच छूल गया। आयरिस, तुम बेवकूफ, जिद्दी पागल लड़की। वह सारा ठंडा प्राउडी डिस्टेंस और उसके पीछे वह मुझे मिस करने पर चुपचाप रो रही थी। जैसे ही हेलेन ने सब कुछ एक साथ रखा, उसका पूरा एटीट्यूड 180 डिग्री फ्लिप हो गया। मेरे फ्यूचर सन इन लॉ, दामाद, उसने बिना एक पल गंवाए कहा, भगवान करे तुम्हारी एक लंबी और खुशहाल जिंदगी साथ हो और मुझे जल्द ही ग्रैंड चिल्ड्रेन, पोते पोतियां दो। फिर वह करीब झुकी। आयरिस को मत बताना कि मैं तुमसे मिलने आई थी। अगर उसे पता चला कि मैंने ये सब उगल दिया है तो उसके डैड मुझे कभी इसका अंत नहीं सुनने देंगे। उसने अपना बैग पकड़ा और इससे पहले कि मैं एक और शब्द कह पाता, बाहर भाग गई। हेलेन बमुश्किल गई ही थी कि आयरिस ने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। वह मेरे सामने इस तरह बैठ गई जैसे यह दुनिया की सबसे नेचुरल चीज हो। सर्वर को सिग्नल दिया और वह सब ऑर्डर किया जो मुझे पसंद है। मैंने अपना हाथ ठुड्डी पर रखा और उसकी हरकतों की सहज ग्रेस को देखते हुए उसे वॉच किया। तुम्हें कैसे पता चला कि हमने खाना नहीं खाया था? आयरिस ने मेनू बंद किया। उसने उस दिशा में सिर हिलाया जहां से हेलेन अभी निकली थी। मेरी मॉम कभी खाना ऑर्डर नहीं करती जब वह किसी का सामना कर रही होती है। एक, अपीयरेंस बनाए रखने के लिए। दो, ये नर्व्स के साथ हेल्प करता है। मैंने हेलेन के चाय के कप के बाद कप खाली करने के बारे में सोचा और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तुम्हारी मॉम से बात करना वास्तव में काफी इजी है और वह जो छिपकर मेरी फोटो पर सीक्रेट में रोती है वह भी काफी अडोरेबल, प्यारी है। आयरिस का दम घुट गया। वह दोबारा सीधी बैठने से पहले एक अच्छे पल के लिए खांसती रही। उसका चेहरा, जो आमतौर पर पोर्सिलेन की तरह पीला रहता था, गहरा लाल हो गया। वह मुड़ गई, जबरदस्ती शांत होते हुए। मेरी मॉम पर भरोसा मत करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसे चिढ़ाने की इच्छा मेरे अंदर उठी। लीना ने भी यही बात कही थी। फ्लश गायब नहीं हुआ। आयरिस ने अपना जबड़ा सेट किया। फनी, मुझे एक फीलिंग आ रही है कि लीना का महीना काफी बिजी होने वाला है, बहुत सारा ओवर टाइम। मेरे मुंह का कोना ऊपर उठा। तो तुम इस बात से इनकार कर रही हो कि तुमने मुझे मिस किया? आयरिस ने घबराकर दूसरी तरफ देखा। नहीं, उसने मजबूती से पकड़ते हुए कहा, मैं सिर्फ इस बात से इनकार कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी फोटो पर रोई थी। ठीक समय पर खाना आना शुरू हुआ। जब मैंने चिढ़ाना बंद किया तो उसने चुपचाप सांस छोड़ी और प्रैक्टिस की हुई ग्रेस के साथ मेरी प्लेट में खाना सर्व करने के लिए आगे बढ़ी। वह फिर से कंपोज थी। बस वैसे ही मैंने उसे देखा, फिर शिफ्ट हुआ। तुम जानती थी कि तुम्हारी मॉम मुझसे मिलने आई थी। क्या तुम नर्वस नहीं थी? क्या होगा अगर वह मुझे दूर जाने के लिए मना लेती? क्या होगा अगर वह तुम्हें छोड़ देने के लिए मना लेती? या क्या होगा अगर उनके मुंह से कुछ और निकल जाता, तुम्हारा कोई और सीक्रेट? आयरिस ने मेरी आंखों में आंखें डाली और उसकी आवाज स्थिर थी। नर्वस नहीं थी। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान सकते हो, मेरा सब कुछ। यह तुम्हारा है। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर मुझे उस पर एक सेकंड के लिए भी शक नहीं हुआ। वह मीठी बातें नहीं करती, वह प्रॉमिस करती है। एक पल के लिए समय रुक गया। इस सिंगल इंस्टेंट में बस मैं था, वह जो सालों तक चुपचाप उससे प्यार करता रहा, और आयरिस जिसने वह पूरा समय दूरी को क्लोज करने की कोशिश में बिताया। उसके बाद हम में से किसी ने भी पास्ट को दोबारा नहीं उठाया। हम किसी सहज और मीठी चीज में गिर गए। आयरिस ने कभी परवाह नहीं की कि लोग क्या सोचते हैं। हम खुलेआम बोल्डली प्यार करते हैं और कमोबेश पूरी कंपनी यह जानती है। जिस महिला को वे हमेशा एटर्नल आइस क्वीन, शाश्वत बर्फ की रानी कहते थे, वह आखिरकार उसके साथ आ गई जो दूर चला गया था। उसका कॉलेज का पहला प्यार, और वह वही अटॉर्नी निकला जिसने फर्म में शामिल होते ही हलचल मचा दी थी, अपने लुक्स और स्किल दोनों से लोगों का ध्यान खींचते हुए। वह जिसके बारे में कभी अफवाह थी कि वह लीना का बॉयफ्रेंड है। लीना और मेरे बारे में गॉसिप जंगल की आग की तरह फैली थी। अब उन्हीं कलीग्स को अपने सिर नीचे रखने पड़े हैं और खुद सनी द्वारा पर्सनली सर्व की गई ढेर सारी पीढ़ियां, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को निगलना पड़ा है। हर कोई सहमत है। क्या प्लॉट ट्विस्ट है। एक दोपहर मैं लिफ्ट के पास इंतजार कर रहा था जब एक छोटी सी लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। डॉन। बहुत समय हो गया। वह मोमो थी, लीगल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, स्वीट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके शरीर में कोई चालाकी की हड्डी नहीं थी। समय के साथ हम काफी अच्छे वर्क फ्रेंड्स बन गए थे। वह हाल ही में एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी। अब वह उत्साह में अपनी एड़ी पर उछल रही थी। डॉन, चलो बाद में नीचे चलकर कॉफी पीते हैं। हम बातचीत के बीच में ही थे कि एक आवाज ने काटा। आयरिस मोमो के ठीक पीछे खड़ी थी, एक उंगली
धीरे से अपने होंठों पर दबाए। उसने मेरी आंख पकड़ी और धीरे से अपना हाथ नीचे किया। उसकी कूल क्लियर आंखें चुपचाप मुझ पर टिक गईं। एक मूक रिमाइंडर, तुम्हारे पास पहले से ही प्लान्स हैं। मैंने एक मुस्कान को दबाया और मोमो की तरफ मुड़ा। सॉरी, मैं आज बिजी हूँ, अगली बार मेरी तरफ से डील। मोमो ने कंफ्यूज होकर आयरिस की तरफ देखा। सनी के पास तुम्हारे साथ प्लान्स हैं? फिर उसे बात समझ आई। इससे पहले कि आयरिस ऑफिस में मेरे साथ खुलकर अफेक्शनेट होना शुरू करती, पूरी कंपनी अभी भी सोचती थी कि मैं लीना का बॉयफ्रेंड हूँ। और उस सबको मिस करने के बाद मोमो की आंखों में जो आयरिस और मेरे बीच हो रहा था वह बहुत गलत लग रहा था। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन कर पाता, एक हाथ मेरे हाथ में उलझ गया। आयरिस जानबूझकर मेरे कान के करीब झुकी। 8 बजे आज रात मैं इंतजार करूंगी। मोमो की भौहें तुरंत तन गईं। उसकी आंखें हमारे बीच आगे पीछे कूदने लगी, इस बात का कोई भी साइन ढूंढते हुए कि मैं असहज हूं। पर फिर मैंने आयरिस का हाथ अपने हाथ में ले लिया। एक धीमी वार्म हंसी। डील, तुम जगह चुनो जहां भी तुम चाहो। आयरिस के कान लाल हो गए। मैंने अपनी गर्दन थोड़ी पीछे खींची। आंखें एक शांत मीठी मुस्कान से भरी थी। मोमो हमें घूरती रही, मुंह खुला का खुला रह गया। डॉन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसके दिमाग में सनी की वह अनटचेबल आइस कोल्ड इमेज पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। कौन है ये महिला जो इतनी स्वीटली मुस्कुरा रही है? उसके चारों ओर हाथ डाले। वह कौन है और वह एक सबोर्डिनेट अधीनस्थ के बॉयफ्रेंड को कैसे चुरा सकती है? मैं मोमो के दिमाग में बनने वाले लेबल को देख सकता था। मैंने आयरिस के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की, उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाते हुए। तुम गलत समझ रही हो सनी, मैंने अभी खत्म नहीं किया था। आयरिस ने एक सॉफ्ट हंसी छोड़ी। उसकी आवाज कूल और सटीक थी, हर शब्द साफ था। बॉटम लाइन, हम अब साथ हैं। मोमो का दिमाग तुरंत एक पूरा ड्रामा स्पिन करने लगा। वह लंबे समय तक आयरिस को घूरती रही, अवाक। फिर उसने मुझ पर एक ऐसा लुक दागा जो शीशे को काट सकता था और पैर पटकती हुई चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा। उसे इस तरह क्यों डराया? आयरिस ने एक स्ट्रेट फेस रखने के लिए संघर्ष किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और समान रूप से कहा, मेरे पास अपनी वजह हैं, पर मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि हर कोई जाने कि तुम मेरे बेब हो। उसने हर कोई शब्द पर जोर दिया। इसके आसपास कोई डांसिंग नहीं थी। वह सीधे पॉइंट पर गई। मैं जानती हूँ कि मार्कस तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं जानती हूँ कि ईस्ट प्रोजेक्ट उसी का किया धरा था। चिंता मत करो, वह शायद अभी बहुत अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने अभी तक कोई मूव भी नहीं किया था और आयरिस ने पहले ही इसे हैंडल कर लिया था। पर मैं जल्दी से सेटल हो गया और एक वकील का सहज कॉन्फिडेंस सतह पर आया। वह जो भी ट्राई करे, मैं उससे नहीं डरता। मैं जल्दी से सेटल हो गया। वह वकील की शांति मेरे ऊपर छा गई। मैं उसके मूव्स को लेकर चिंतित नहीं हूँ और मुझे उससे निपटने की कोई जल्दी नहीं है। उसकी उस मानसिकता के साथ वह देर सबेर खुद ही लड़खड़ा जाएगा। आयरिस ने बिना एक शब्द के सुना। मैंने उसकी तरफ देखा और जानबूझकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठंडा बेरहम हूँ? वह मुस्कुराई, हल्की, बिना किसी हिचकिचाहट के। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम जो कुछ भी करते हो वह मेरे लिए बिल्कुल सही है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी डायरेक्ट होगी। इससे पहले कि मैं इसे रोक पाता, मेरा चेहरा लाल हो गया। मुझे पूरी तरह से फ्लस्टर्ड देखते हुए आयरिस और भी ब्राइटली हंस पड़ी। समय तेजी से भागा। इससे पहले कि मैं जान पाता, मेरा बर्थडे आ गया। आयरिस ने एक पूरा महीना पहले से ही एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा था। जब मैंने दरवाजा खोला तो वह पहले से ही बाहर खड़ी थी। वह करीब आई और एक बार के लिए कुछ लगभग नर्व्स जैसा उसके चेहरे पर कौंधा। बमुश्किल वहां थी। मैं मुस्कुराया। चलो चलें। आयरिस ठीक मेरे पीछे कदम से कदम मिलाकर चली, बिल्कुल आधा कदम पीछे रही। मैं बता सकता था कि कुछ गड़बड़ थी। मैं सिगरेट खरीदने के बहाने एक कन्वीनियंस स्टोर में घुसा और चुपचाप काउंटर पर बैठी महिला से पूछा कि वह कितनी देर से बाहर थी। उस महिला ने हम पर एक नजर डाली और ऐसा लगा कि सब कुछ समझ गई। उसकी आवाज चिंता से कोमल थी। अभी 11 बज रहे हैं। वह सुबह 8 बजे से वहां खड़ी है। 3 घंटे। आयरिस ने 3 घंटे इंतजार किया। मेरे सीने में कुछ शिफ्ट हुआ। मैंने अपना चेहरा स्थिर रखा। मैं घूमा, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से कहा, मैं अब बाहर नहीं जाना चाहता। आयरिस का दिल बैठ गया। फिर मैं मुस्कुराया। चलो, आज के दिन मेरे घर पर रुकते हैं। मैं अपना बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसने अपना सिर झुका लिया, अपने चेहरे पर जो कुछ भी गुजर रहा था उसे छुपाते हुए, और धीरे से सांस छोड़ी। जो तुम चाहो। हम जल्दी से अंदर आ गए। आयरिस ने अनाउंस किया, तुम बर्थडे बॉय हो, मैं खाना बनाऊंगी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर रोल की, जेड जैसी पीली बाहें दिखाते हुए। उसने फ्रिज खोला, फिर रुकी। वह हिचकिचाई, फिर पूछा, क्या तुम किचन में रुक सकते हो और बस सिंपल चीजों में मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने एक धीमी गहरी सांस ली। आयरिस ने जो हर्ट कैरी किया है उसके बारे में वह कभी बात नहीं करती, लेकिन ये उसके हर मूव को शेप देता है। वह स्ट्रांग दिखती है, अनअटचेबल, पर नीचे वह डरी हुई है, पकड़ने से डरती है, जाने देने से डरती है। वह मुझे दोबारा खोने से नहीं गुजर सकती। मैंने इसमें से कुछ नहीं कहा। मैंने बस उसके हाथों से सब्जियां स्वाभाविक रूप से ले ली। बिल्कुल, तुम सच में मुझे अंडर एस्टिमेट करती हो। आयरिस ने नीचे देखा और यहाँ तक कि उसके चेहरे को फ्रेम करने वाली डीली लटें भी उसकी मुस्कान की सॉफ्टनेस को छुपा नहीं सकी। किचन में मैंने पूरी एकाग्रता के साथ सब्जियां धोई। आयरिस को मजबूती से बैठने और आराम करने के लिए कहा गया था। वह मेरी प्रोफाइल को देख रही थी, स्थिर, इरादे से भरी, और उसके होंठ उसकी जानकारी के बिना ही कर्व हो रहे थे। मैंने अपनी पीठ पर उसकी निगाहों की गर्माहट महसूस की और मैंने सोचा कि वह कितनी बदल गई है। किंचन शांत हो गया। बस हमारी
सांसों की आवाज सन्नाटे में एक साथ बुन रही थी। फाइनली मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं आगे बढ़ा और उसे किस किया। जिस पल हमारे होंठ मिले, हमारे बीच की हवा शिफ्ट हो गई, चार्ज्ड, वार्म। मैं उसके कान के करीब झुका और धीरे से कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा प्यार मुझे वह सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत है? ताकत, निश्चितता। जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम भी प्रोटेक्ट करने लायक सबसे बेस्ट चीज हो। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आयरिस मुझ पर झुक गई। वह महिला जो हमेशा इतनी कंपोज्ड रहती है, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। ये बहुत सॉफ्ट और स्लो बाहर आई, जैसे कोई पंख जो बहुत लंबे समय से तैर रहा हो और आखिरकार धीरे से आराम करने के लिए आ गया हो। मैं अब समझ गई। तो मेरे परम पूजनीय वेले भाइयों और उनकी चटपटी बहनों, ये थी हमारी आज की फेफड़े फाड़, गुर्दा कपा देने वाली और भेजे का दही भल्ला बनाने वाली सॉलिड आशिकी की कहानी। मतलब भाई साहब, इस रीढ़ लौंडे का जिगरा तो देखो। पिछले जन्म में यमराज की छाती पे मूंग दल के उसे अंगूठा दिखाकर वापस आ गया। इस जन्म में भी दिल का मरीज बना बैठा है। पर लौंडे की नौटंकी ऐसी कि कलाई पे कट मार मार के बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे लड़की के दिल में अपनी जबरदस्ती की ओपीडी खोल दी। और एक तुम हो सालो, सुबह अगर चाय में मलाई आ जाए या बिस्तर से चादर खिसक जाए तो ऐसे छाती पीटे हो जैसे नासा वालों ने तुम्हारी अंडरवियर का साइज और पूरा डार्क डेटा डार्क वेब पे लीक कर दिया हो। सुधरो बे, सुधरो। वैसे कहानी में हमारी मोमो दीदी का अलग ही गांजा भांग वाला त्रिदोष चल रहा था भाई। उन्हें एंड तक हवा नहीं लगी कि रीड किसका माल है, लीना का, आयरिस का या पूरे मोहल्ले का मिक्स्ड डबल चल रहा है। वो तो बस मम्मम करने में बिजी थी। और सासू माँ तो अलग ही लेवल की हैवी ड्राइवर निकली, जो शादी का मंडप सजने से पहले ही 4 से 5 पोते पोतियों की एडवांस बुकिंग का कूपन लेकर बैठ गई कि बेटा बिजनेस बाद में संभालना, पहले हमारी गोदी में क्रिकेट टीम खड़ी करो। अब सुनो रे छपरी के सुल्तानों, अपनी अपनी आयरिस ढूंढने के चक्कर में गली के नुक्कड़ पे थूक बिलौते हुए मुंह उठाकर मत खड़े हो जाना। जाओ थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, कोई ढंग की नौकरी चाकरी ढूंढो, या जाकर दोस्तों के साथ नुक्कड़ की टपरी पर 2 रुपए की उधार वाली चाय पीकर पूरे ब्रह्मांड की चुगली करो। तुम्हारा भाई भी चला अब थोड़ा कड़क चाय पकोड़ा दबाने, और कल फिर से इससे भी भयंकर रायता फैलाने के लिए नया भौकाली किस्सा लेकर तुम्हारे भेजे का कीमा बनाने। लेकिन रुको, पतली गली से कटने से पहले वो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे आयरिस भाभी का सैंडल समझो या अपनी फूटी हुई तकदीर। उस पर अपना पुराना खटारा फोन फेंक के मारो या अपनी भारी भरकम तशरीफ ले जाकर उस पर पटक दो, मुझे नहीं पता। बस वो बटन पिचक जाना चाहिए, बोले तो दब जाना चाहिए। और अगर लाइक का बटन दबाए बिना चुपके से 9-2-11 होने की सोची ना, तो कसम उड़ते तोते की, रात को सपने में आकर तुम्हारी तकिया छीन लूंगा। फिर रात भर मच्छर काटेंगे तो मुझे मत बोलना। चल अब ज्यादा शक्ल मत देख, खोपड़ी मत खा और सीधे कट ले यहाँ से। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, खल्लास।